गाता होगा, हम किस गली जा रहे अपना कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना होना चाहिए। गधा है क्या तू? है क्यों तेरा ठिकाना नहीं है भाई? किस गली जा रहा तुझे नहीं पता है? क्या करेगा जीवन में तू? बेस्ट वे टू ओवरकम हाफ वर्क और शैलो वर्क इज कॉन्शियसली फोकस करो द वन थिंग पे। वो क्या है वन थिंग? ये किताब भी है द वन थिंग, बहुत अच्छी किताब है गैरी केलर की, इसको जरूर खरीदिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। द वन थिंग, एक चीज जिसको इतना अच्छे से करूं जिससे सबसे बड़ी ग्रोथ आती हो, केवल उस पर काम करूंगा, बाकी चीजों को एलिमिनेट कर दें। डिस्ट्रैक्शन आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन उसको रिस्टोर करेगा। यदि आप एक समय में दो कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि आप दोनों ही कार्य नहीं कर रहे हैं। आप दो कार्य ऐसे कर सकते हो कि जिस कार्य में ब्रेन नहीं लगता हो वो कार्य तो आप साथ में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फोन पे बात कर रहा हूं, उसमें ब्रेन लग रहा है, लेकिन मैं चल रहा हूं, उसमें ब्रेन नहीं लग रहा, तो ये दो साथ में हो सकते हैं। महिलाएं कुछ खाना बनाने में एक्सपर्ट होती हैं, तो बात कर रही हैं साथ में स्पीकर फोन पे और खाना बना रही हैं। बात करने में उनका दिमाग लग रहा है, लेकिन खाना उनको पता है कितना मसाला डालना है, कितना नमक डालना है, ये फेंका नमक, ये फेंका मसाला। वो एक्सपर्ट है, तब भी खाना बहुत बढ़िया बना लेती हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें दिमाग लगाना है और जिसमें नहीं दिमाग लगाना है, वो तो साथ में कर सकते हैं। पर दो चीज़ जिनमें दिमाग लगाना है क्रिटिकल है। ओपन हार्ट सर्जरी भी कर रहे हैं और बेटी की शादी के कार्ड किस किस को बांटने उसका भी प्लान बना रहे हैं। तो या तो भाई कार्ड गलत जगह पहुंचेगा, या वो आदमी जिसकी सर्जरी हो रही है वो गलत जगह पहुंच जाएगा। तो आपको ना समझना है द वन थिंग, जो सबसे जो क्रिटिकल चीज में खाली एक ही काम करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करना है। अगली है टाइम ब्लॉकिंग एंड टाइम बॉक्सिंग, ये दोनों अलग है। टाइम ब्लॉकिंग अलग प्रकार से काम होती है, टाइम बॉक्सिंग अलग प्रकार से होती है। टाइम ब्लॉकिंग जो होती है वो टास्क बेस्ड होती है। ये काम खत्म करूंगा, इसके लिए टाइम ब्लॉक कर दिया है मैंने। आज मैं 100 पेज पढ़ के उठूंगा, इसके लिए मैंने 3 घंटे ब्लॉक किए हैं। अब 3 घंटे आपने 100 पेज के लिए ब्लॉक किए हैं, और 100 पेज नहीं हुए तो थोड़ा टाइम आप एक्सटेंड भी कर दिया, क्योंकि आपने वो ब्लॉक तीन इस टास्क के हिसाब से किया है। तो टास्क के हिसाब से टाइम ब्लॉक करते हो। एक होता है टाइम बॉक्सिंग, ये टाइम का बॉक्स बना है, अब ये काम खत्म होना हो, इसको मैं इतना टाइम दूंगा। ये जो टाइम बॉक्सिंग है, ये इलॉन मस्क का मेथड है। इलॉन मस्क हर मीटिंग 15 मिनट की करता है। उसने पूरे के पूरे दिन को, वो दिन में 16 घंटे ऑफिस में रहता है, और 16 घंटे को उसने 15 मिनट पर डिवाइड कर रखा है। हर टीम आएगी, 15 मिनट बात करेगी। अगर तुम 15 मिनट के अंदर मुझे अपनी बात समझा के डिसीजन नहीं लेके आ पाए, इसका मतलब तुम पूरी तैयारी से नहीं आए। हाँ, इसका मतलब तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या, तुम एफिशिएंट मैनेजर्स नहीं हो कंपनी के अंदर। तो सबको समझा रखा है। एक सब्जेक्ट को आप ऑपरेशंस की करा लो, एचआर की करा लो, फाइनेंस की करा लो, टेक्नोलॉजी की करा लो, लीडरशिप की करा लो, सेल्स की करा लो, मार्केटिंग, जो भी डिपार्टमेंट आएगा 15 मिनट बात करूंगा, उसके ऊपर नहीं करूंगा। वो होगा टाइम बॉक्सिंग। इसके लिए 15 मिनट है, नहीं हुआ अगले दिन कर लूंगा, हाँ, लेकिन आज नहीं करूंगा। 15 मिनट का टाइम बॉक्स किया हुआ है। टाइम ब्लॉकिंग क्या है? ये आप टास्क के हिसाब से करते हो। इस टास्क को कितना समय लगेगा, ये 15 मिनट नहीं, आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है। और फिर होता है टाइम बैचिंग, एक जैसे काम को एक साथ करके ले आओ। बैच का मतलब क्या है? जो भी, ताकि ना आपका ट्रांजिशन टाइम कम हो जाए चेंज करने का, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन हो जाए। इसका मतलब क्या? सिमिलर टास्क को एक साथ जोड़ दो। सिमिलर टास्क को एक साथ जोड़ दो। जैसे मार्केटिंग और सेल्स को एक साथ जोड़ दिया आपने, एचआर और एडमिन को आपने एक साथ जोड़ दिया, सिमिलर होते हैं। फाइनेंस और अकाउंट्स को आपने एक साथ जोड़ दिया, सिमिलर होते हैं। जो भी चीज सिमिलर नेचर की होती है उनको एक साथ कर दो, ताकि फाइनेंस के बाद जब अकाउंट्स की मीटिंग में जाऊं तो बीच में जो 10 मिनट खराब होते हैं वो खराब नहीं हुए। वो 10 मिनट बचाने के लिए मैं दोनों को एक साथ कर दूं, उसको बोलते हैं टाइम बैचिंग। तो टाइम ब्लॉकिंग, टाइम बॉक्सिंग और टाइम बैचिंग, स्विचिंग बिटवीन वेरियस टास्क कैन मेक योर प्रोजेक्ट्स अप टू 50% लॉन्गर टू कंप्लीट। बार बार स्विच नहीं करना, बड़े हिसाब से करना है आपको। वन टास्क एट अ टाइम विल हेल्प यू becoming 80% more productive. That's important. आप टाइम ब्लॉकिंग को ट्राई कर सकते हो अगर आप बार बार जगल करते हो, कभी कोई प्रोजेक्ट, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कोई प्रोजेक्ट, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टाइम ब्लॉक कर लो, इस टाइम पे खाली यही काम करूंगा। आप जब आप ज्यादा कंपनी रन करते हो तो भी आपको ये फायदा देता है। जब आप बहुत ज्यादा टाइम बहुत सारी ईमेल्स पे लगाते हो तो भी आपको एक मदद करेगा आपको, ताकि आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सको। जब आप बहुत ज़्यादा इंटरप्शंस आती हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो आप बड़े पिक्चर को हैंडल करने में, तो इसलिए ब्लॉक योर टाइम और लूज इट फॉर एवर, इलॉन मस्क का ये कहना है। और इलॉन मस्क अपनी जिंदगी इसी मॉडल पे बताते हैं। टाइम स्टेज लॉन्ग इनफ फॉर दोज हु यूज इट राइटली। जो ढंग से इस्तेमाल करते हैं, टाइम उनके पास रहता है, बाकियों के हाथ से निकल जाता है। हाथ से कैसे निकल जाता है? मैं ट्रेन में भी आप जाते हो, आपको भी देखते हो ना, ट्रेन में लोग खाली होते हैं, क्या कर रहे हैं? खाली बैठा है जी, लगा हुआ वहां पे। अच्छा, वो मूंगफली बेचने वाले की भी स्ट्रैटेजी अलग है, उसको भी मालूम है। वो क्या बोलता है, ये मूंगफली टाइम पास, टाइम पास, ये टाइम पास, टाइम पास। वो भी उसको पता आउटकम बेच रहा है, यहाँ पे इसका टाइम पास नहीं हो रहा तो टाइम पास बोल। मूंगफली ये नहीं बोलेगा इसमें इतना न्यूट्रिशन है, इतना कैलोरी है। वो क्या, ये टाइम पास, वो जानबूझ के बोल रहा है आपको ऐसे, या आपका टाइम नहीं कट रहा। कुछ लोग होते हैं, वो तो कुछ तो इतने वेले होते हैं कि रास्ते में बैठ जाएंगे खेत में और चींटी का भी रास्ता रोकने लगेंगे, उंगली जगह चींटी आगे से निकल रही है। इस भाई तब बात नहीं बनती है आपकी, तभी जिंदगी खराब हो जाती है। टाइम स्टेज लॉन्ग इनफ फॉर दोज हु यूज इट राइटली। जो टाइम का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, टाइम उनके पास बहुत होता है। जो टाइम को इस्तेमाल करना नहीं जानते, उनके पास टाइम रहता ही नहीं है।
है कि नहीं? उनको तो बोलो ये सेमिनार पूरा नहीं अटेंड करेंगे, बोलो यार 19 स्ट्रैटेजी पे पहुंचे हैं अभी 50 होनी है पूरी, वो इसी में परेशान हो जाते हैं। बहरहाल 19 स्ट्रैटेजी क्या है? पोमोडोरो वर्सेस पोमेरियन टेक्निक। एक टेक्निक होती है पोमोडोरो। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? 30 मिनट काम करूंगा, 3 मिनट का ब्रेक लूंगा, 30 मिनट काम करूंगा, 3 मिनट का ब्रेक लूंगा। 3 मिनट के ब्रेक में लंबा गहरा सांस लिया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, खड़े हुए बॉडी को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके वापस देखा और सब ओके हो गया। हाँ, अब वापस अपने आप को प्रिपेयर किया, अब क्या काम करूंगा, क्या क्या काम बचा है मेरा, उसको स्टडी किया और फिर काम पे लग गए 30 मिनट। 30 मिनट काम, 3 मिनट ब्रेक, 30 मिनट काम, 3 मिनट ब्रेक। ये तो पोमोडोरो सबको पता है, लेकिन एक होती है पोमेरियन टेक्निक जी। पोमेरियन टेक्निक क्या है? 3 मिनट काम, 30 मिनट ब्रेक। 3 मिनट काम, 30 मिनट ब्रेक। पोमेरियन ये ना, ये उस कुत्ता जो पोमेरियन होता है ना, ये उसके नाम से आया है ये टेक्निक। और ये क्यों आया है? क्योंकि वो हर समय उछलता रहता है जी। वो कहाँ फोकस करेगा? बंदर कुत्ता ही फोकस नहीं कर पाते, वो उछलते रहते हैं, इधर से उधर छलांग मारते हैं। तो अपना भी जो माइंड है मंकी माइंड की तरह है, हर समय छलांग मारता रहता है। मंकी जो है ना, वो इतना छलांग और इतना ज़्यादा फुदकता है, उसका दिमाग इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि मंकी एक ऐसा पशु है जो दिन में 10 बार 12 बार मैथुन क्रिया भी करता है। हाँ, उसके पास क्योंकि बड़ा फोकस नहीं है कोई, वो खाली है तो मैथुन क्रिया भी कर रहा है। ऐसे ही एक पुरुष भी अपने जीवन के अंदर कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसके पास उसको प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन कितना कर पा रहा है। हाँ, अब ये पोमोडोरो क्या, 25 मिनट स्ट्रेट काम किया, 3 से 5 मिनट का ब्रेक लिया, और उसके बाद जब आप 4 बार पोमोडोरो कर लो तो 15 मिनट का ब्रेक ले लो। 4 बार पोमोडोरो मतलब क्या होगा? 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, 4 बार कर लिया, अब 15 मिनट का ब्रेक लूंगा। ये आपको रिकवरी का टाइम देता है और आपकी मैक्सिमाइज करता है प्रोडक्टिविटी को। इससे मिलती जुलती एक फ्लो टाइम टेक्निक भी होती है। फ्लो टाइम टेक्निक में क्या है? मैं पोमोडोरो तो नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि देखूंगा मुझको ब्रेक लेने की जरूरत कितनी देर में पड़ती है। तो देखा मेरी कैपेसिटी 90 मिनट की है, मैं 30 मिनट के बाद नहीं, मैं 90 मिनट के बाद ब्रेक लूंगा। इसको फ्लो टाइम बोलते हैं। मैं अपने फ्लो के हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करूंगा अपने ब्रेक का। मेरा कैसा फ्लो है वैसे मैं ब्रेक का टाइम डिसाइड करूंगा, उसके बाद मैं काम करूंगा। आप ये आईएएस ऐसी थोड़ी बन जाते हैं, सिविल सर्वेंट ऐसी थोड़ी बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ऐसी थोड़ी बन जाते हैं। ये सब अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू शेड्यूल टाइम फॉर योरसेल्फ, टू रेस्ट, टू रीफोकस, टू रिचार्ज, री एनर्जाइज। आप अपना रिकॉर्ड रखिए, अपने इनपुट टाइम का, स्टार्ट टाइम का, एंड टाइम का, ब्रेक टाइम का, वर्क टाइम का। भैया मेरा कंटेंट में मैं 12 वर्ड पर मिनट ज़्यादा रहता है, मैं गैस नहीं देता, मेरे को बहुत स्पीड से चलने का रहता है। अगला मेथड है एल्पन मेथड। एल्पन मेथड क्या है? डिफाइन एक्टिविटी, ए एल एस्टिमेट द लेंथ ऑफ टाइम, इस एक्टिविटी में कितनी देर लगेगी, लेंथ ऑफ टाइम कितना देर लगेगी। उसके बाद पी, अपना प्लान द बफर टाइम, मैं 2 मीटिंग के बीच में एक 5 मिनट का 10 मिनट का बफर रखूंगा। उसके बाद ई, एस्टैब्लिश प्रायोरिटाइज डिसीजन, और उसके बाद एन, नोट द सक्सेस लेवल, कितना आगे बढ़ रहे हो उसको इंप्रूव करो। प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स द पुअर परफॉर्मेंस, इट्स इंपॉर्टेंट। आप अपनी सारी ए लेवल कैटेगरी को डिफाइन कर लो, उसके बाद कितना टाइम लगेगा उसको भी डिफाइन कर लो, फिर अपना बीच में बफर टाइम भी रखो, और उसके बाद प्रायोरिटी को डिजाइन कर लो, और उसके बाद अपनी इंप्रूवमेंट साइकिल डिजाइन कर लो। बहुत सिंपल है, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन अगली है चेकलिस्ट की स्ट्रैटेजी। चेकलिस्ट बड़ी प्यारी है, मैनिफेस्टो है ये। मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूं, तो आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं। इतना ट्रैवल करता था मैं, और हर बार कुछ ना कुछ मिस होता था मुझसे। हर बार कुछ ना कुछ मिस, कभी कुछ छूट गया, कभी कुछ छूट गया, कभी कुछ छूट गया। सो मैंने देखा कि देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस। गोल्डन स्टेटमेंट है। हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, और वो चीज उसी जगह पे होनी चाहिए। क्या मतलब है जी? हाँ, मुझे अगर साबुन रखना, टूथपेस्ट रखना बाथरूम के अंदर, तो उसकी एक जगह होनी चाहिए और वो उसी जगह पे होना चाहिए। मुझे अगर नमक, मसाले, चीनी, बर्तन रखने हैं, तो उसकी एक जगह होनी चाहिए और वो उसी जगह पे होना चाहिए। हाँ, समझ रहे मेरी बात को? मुझे अपनी स्टेशनरी, कॉपी, पेन, पेंसिल है, उसकी एक जगह होनी चाहिए कि मैं टेबल पे यहाँ रखूंगा, और वो उसी जगह पे भी होना चाहिए, यानी किसी और जगह पे पड़ा हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ट्रैवल की एक चेकलिस्ट बनाई, चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। हाँ, मैनिफेस्टो होता है, जैसे मैनिफेस्टो अपने इलेक्शन के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च करती हैं, वैसे ही आपका भी ये चेकलिस्ट का मैनिफेस्टो है। तो मेरे इस मैनिफेस्टो में मैं देखा कि मैं ना होटल का शेविंग रेजर नहीं यूज़ करता, चाहे 5 स्टार में भी हो। मैं यूज़ करता हूँ एक और रेजर, जिससे मेरा टाइम बड़ा सेव होता है। वो उसमें मोटर भी होती है और उसमें 3 ब्लेड्स होती हैं, तो पट 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 बहुत तेज शेव करता है और कोई नुकसान भी नहीं करता है, और कट्टा कटाता भी नहीं है। दूसरी से शेव करने में मेरे को 12-13 मिनट लगते हैं, इससे करने में 3-4 मिनट लगते हैं। तो मैंने हमेशा वही रेजर यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि मेरा 10 मिनट शेव में बच जाता था। लेकिन अगर मैं उस शेविंग रेजर को भूल जाऊँ, तो तकलीफ ये नहीं कि 10 मिनट वेस्ट होएगा दूसरे रेजर से, तकलीफ ये है कि इरिटेशन भी होने लगता है कि मैं भूल क्यों गया। तो मैंने मैनिफेस्टो बनाया। जब पहली बार बनाया था ना मैंने ये चेकलिस्ट, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसके बाद आज तक कभी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मैंने टॉयलेटरी की एक किट बनाई, एक किट बनाने का बैग बना दिया। उसमें मैं टूथपेस्ट, ब्रश, शेविंग रेजर, शैम्पू, शावर जेल, टेल्कम पाउडर, अपना बॉडी लोशन शेव से पहले यूज करते हो आप, मुंह पे लगाते, तो सब कुछ एक बार में एक जगह पे बैग बना दिया। वो बैग हमेशा किट रेडी रहती है, उस किट में रहेगा सामान। वो उठाया, किट अंदर बैग में डाला,
अगला किट उठाया मेडिसिन का, जिसमें मुझे कुछ विटामिन चाहिए या कोई बेसिक फर्स्ट एड चाहिए, कोई थर्मामीटर चाहिए, या कहीं अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, कुछ भी मसल स्प्रेन हो गया, पूरा दिन खड़ा 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 सेमिनार दे रहा हूँ, या हॉट सिप ले लिया अगर, जिससे मैं कुछ एक आयुर्वेदिक काढ़ा आता है जिससे पीते रहो तो गले में दर्द नहीं होता है क्योंकि इतना बोलना रहता है, या सैनिटाइजर चाहिए आजकल, मास्क चाहिए, ऑल पर्पस मेडिसिन चाहिए, कोई क्रोसिन चाहिए आपको, डाइजीन चाहिए, तो उसके लिए मैंने मेडिसिन किट बना के, वो किट बन गई है, रेडी बैग है, वो उठाया अपने बड़े वाले बैग में डाल दिया, अटैची में डाल दिया। उसके बाद मैंने शू बैग्स बना लिए। शू बैग कैसे हैं? फॉर्मल जूतों के लिए ये है, स्पोर्ट्स के जूतों के लिए, चप्पल के लिए, तो उसके अंदर बैग होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर डाल दिया। टाई के लिए मैंने एक यूनिट बना दिया, उसके अंदर मैं 8 तरह की टाई पड़ी रहती है कि ये शर्ट जा रही है, इसके साथ ये टाई रहेगी। पॉकेट स्क्वायर का एक यूनिट बना दिया कि ये पॉकेट स्क्वायर है तो इसके साथ 5 को, तो उसका छोटा एक बड़ा बॉक्स है, इसको मैनेजर बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर। कफलिंग का एक ऑर्गेनाइजर बना दिया। जैसे ना वो लेडीज का कान के झुमकों का एक ऑर्गेनाइजर होता है, उसमें छोटे 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 गैप्स होते हैं, तो वो कान के झुमकों का ऑर्गेनाइजर मैंने मंगा करके उसको अपने कफलिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अब ये कफलिंग है, अब मेरे को किस शर्ट के साथ कौन सा कफलिंग पहनना है उसके कॉम्बो मैंने साथ में दो के सेट में छोटे छोटे खाने में बना दिए, मेरे लिए बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजर बन गया। ऐसे ही फिर मैंने इसके अलावा सॉक्स का, सबका बेल्ट का एक ऑर्गेनाइजर बना करके, और ऑफिस के सूट के मैंने बैग्स बना दिए, उसमें सूट प्लान होता है। नाइट वेयर में मैं क्या पहनूंगा, सैंडो या बॉक्सर शॉर्ट्स पहनूंगा, तो उसका एक ऑर्गेनाइजर बनते ही छोटे छोटे बैग्स बन गए, उनको सारे बैग्स को उठा करके अटैची में डाला, काम हो गया फटाक। इसके बाद कभी कोई जिंदगी में मिस ही नहीं किया मैंने। गैजेट बॉक्स में जो मैंने बनाने से पहले मुझे बहुत दिक्कत आती थी, क्या होता था कि मैं कभी कोई चार्जर मिस कर गया, कभी कोई केबल मिस कर गया, कभी ईयर प्लग मिस कर गया, कभी ईयरफोन मिस कर गया, कभी ब्लूटूथ स्पीकर मिस कर गया, सब कुछ हो गया। अब सुबह सुबह जब आप नहा रहे हो तो आप चाहते हो कि भगवान की कथा लगा दो, वहाँ पे भगवान का कीर्तन लगा दो, नहाते वक्त, शौच क्रिया करते वक्त, तो आपको स्पीकर चाहिए, मोबाइल से इतनी तेज आवाज आएगी नहीं आपको, तो मैंने गैजेट बॉक्स बनाया। उसमें मैंने लैपटॉप डाला, लैपटॉप चार्जर डाला, मोबाइल फ़ोन का चार्जर डाला, आईफोन का, एंड्रॉइड का ईयर प्लग डाला, ईयर प्लग का चार्जर डाला, स्मार्ट वॉच जो पहनता हूँ मैं उसका चार्जर डाल दिया, पेन ड्राइव डाल दी, ब्लूटूथ का स्पीकर डाल दिया, उसका चार्जर डाल दिया, और एक मल्टीपर्पज़ कॉम्पैक्ट बढ़िया सा एक्सटेंशन बोर्ड डाल दिया जिससे सब कुछ एक साथ चार्ज हो जाए। ये नहीं कि अब हर एक के लिए प्लग ढूंढता रहूँ होटल के कमरे के अंदर। तो उससे क्या हुआ, जब जिस दिन मैंने गैजेट बॉक्स बना दिया उस दिन से मेरी कोई तार मिस होनी बंद हो गई। चेकलिस्ट इज वन ऑफ दी हाई पावर्ड प्रोडक्टिविटी टूल एवर डिस्कवर्ड। जैसे ही चेकलिस्ट आपने एक बार बनाई, उसके बाद मैंने बैग्स बना दिए, सब ऑर्गेनाइज हो गया, नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू मे बी, लेकिन अगर वेल डिजाइन चेकलिस्ट है आपके पास में, आपके आउटकम को इंप्रूव करेगा ही करेगा। तो जो भी काम क्रिटिकल और रिपीटेबल है उनको चेकलिस्ट के साथ जरूर कर दीजिए आप, और वो क्या होगा, क्रिटिकल अपने आप रिपीटेबल हो जाएगा। जैसे बर्गर बनाना है, बर्गर बनाने के 60 स्टेप है। बन उठाया, बन पे चटनी लगाई, चटनी पे मेयोनीज लगाई, मेयोनीज के बाद टिक्की सेकी, टिक्की इसके ऊपर लगाई, लेट्यूस लगाया, बन को बंद किया, पक 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 पैक कर दिया रैपर में और दे दिया। 7 स्टेप हो गए। अब 7 स्टेप की चेकलिस्ट बना दी और चेकलिस्ट के ऊपर ट्रेन कर दिया, और सब पे सब टिक 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 टिक, बस आगे हालत में क्रिटिकल बन गया, रिपीटेबल। पहले वही बर्गर बनाने के लिए बढ़िया 1 लाख रुपए महीने का शेफ लेना पड़ता था, वही बर्गर 20,000 रुपए महीने का शेफ भी बना लेता है, नया लड़का बना लेता है, क्योंकि उसके पास चेकलिस्ट हो गई है। तो चेकलिस्ट करने से मुश्किल काम आसान हो जाता है आपका। अगली 22वीं स्ट्रैटेजी, थीम्ड डे मेथड। ये बड़ा काम आता है मेरे को पर्सनली, मैंने बड़ा यूज किया इसको, थीम डे मेथड को। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होंगी। 50 में से आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कौन सी 10 इंप्लीमेंट करेंगे। पूरी 50 आपको इंप्लीमेंट नहीं करनी, कोई भी 10 आप उठा लीजिएगा। थीम डे मेथड मुझे बड़ा काम आया। मंडे के दिन मैं मैनेजमेंट रिलेटेड मीटिंग करता हूँ, ट्यूसडे के दिन मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे करता हूँ, वेडनेसडे के दिन मार्केटिंग और सेल्स पे, थर्सडे के दिन बिजनेस एक्सपेंशन पार्टनरशिप पे। एक थीम ले लिया पूरे दिन का, उस दिन उस थीम पे, उस दिन पे पूरा का पूरा थीम पे वो पूरा दिन बिताओ। फ्राइडे को एचआर रिक्रूटमेंट कर लिया, सैटरडे को हमने फाइनेंस फीडबैक कर लिया, संडे को हमने डे ऑफ कर लिया या अपनी लर्निंग के लिए कर लिया पूरा दिन। आप उस हिसाब से आप एक डे को एक थीम दे दो, और उस दिन उसी थीम के सारे काम करोगे तो बड़ा एफिशिएंट जाता है, क्योंकि उसी थीम की आप पूरी डेप्थ में चले गए। वो वन थिंग हो गया, और वन थिंग करने से आप मल्टीपल थिंग नहीं करते तो बड़ा फोकस रहते हो, बड़ी अच्छी रिजल्ट देते हो आप। इसके बाद 23वीं स्ट्रैटेजी, कापा मेथड। कहां मिलेगा आपको ये मेथड? कहीं नहीं मिलेगा। कापा मेथड, कापा मतलब है चंकिंग अराउंड पर्पसफुल एक्शन। इसमें 2 बातें बड़ी खास हैं। चंकिंग मतलब चीजों को जोड़ दो, और कहां जोड़ो, पर्पसफुल एक्शन पे जोड़ो। पर पहले है इसमें पर्पस, पर्पस मतलब वाई, मैं क्यों करूं, जिससे मोटिवेशन आता है, अंदर की आग, पर्पस, मैं क्यों करूं उसको। हाँ, और चंक मतलब उनको इकट्ठे जोड़ दो कॉमनैलिटी पे। तो कॉमनैलिटी पे जोड़ दो तो मजा आ जाएगा। क्या मतलब है, जैसे कोई चीज है कि मैं क्यों कर रहा हूं, पहले वो एस्टैब्लिश हो जाए, जरूरत, नीड, अर्जेंसी एस्टैब्लिश कर लो आप। हाँ, पर्पसफुल एक्शन, व्हाट इज द आउटकम इफ आई डू दिस, व्हाट इज द स्पेसिफिक मेजरेबल रिजल्ट इफ आई गेट इट। पर्पस क्या है, मैं क्यों करूं, व्हाट इज माय पर्पस, क्या रीजन है, दूसरे रीजन क्या है, व्हाट आर माय शुड एंड मस्ट फॉर दिस, व्हाट इज माय मैसिव एक्शन प्लान फॉर दिस। जब आपने बना दिया, पर्पस आपका एस्टैब्लिश हो जाता है, आपने एम्पावरिंग रोल अपने लिए बना दिया। स्टूडेंट का भी पर्पस क्या होता है, मैं स्टडी में, एजुकेशन में किंग बनना चाहता हूं, मैं ये डिग्री लेना चाहता हूं, या मैं आईएएस
पर्पस बन गया ना भैया एक बार तो गांव गांव दूर दूर तक लोग सलाम मारेंगे। उसका पर्पस बन गया भैया, ओए होए होए क्या पर्पस, अब पर्पस बन गया। अब वो उस पर्पस से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनको इकट्ठे चंक करके उन पर काम करना शुरू कर देगा। योर पर्पस फॉर कंप्लीटिंग दीज एक्शंस विल इजीली एनर्जाइज यू टू कंप्लीट दीज एक्शंस। सिंपल है जी, सिंपल है। अगर आप पर्पस मिल गया तो वो इजीली कंप्लीट भी करा देगा आपसे। अगला स्ट्रैटेजी है डे प्लानिंग का। आप पूरा दिन कैसे प्लान करोगे? पूरे दिन को 2 हिस्सों में प्लान कर दो। हाँ, कि एक हिस्सा हो गया मेन थिंग, उसे कर दो 8 AM कमिटमेंट शीट। सवेरे सवेरे प्लान कर लो, अपने आप को कमिटमेंट दे दो, मैं आज ये 5 काम करूंगा। 8 PM अचीवमेंट शीट, 8 AM 8 PM 8 AM 8 PM सारे एम्प्लॉइज से भी करा लो। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। व्हाट्सएप ग्रुप, सुनो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो जिसमें आपके सारे जूनियर भी हों और सबको बोल दो, सुबह सुबह लिख दो भाई 8 बजे आज क्या 5 काम करने वाले, 7 काम करने वाले हो। सब अपना अपना सुबह 8 बजे लिख रहे हैं, आज ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। अच्छा, एक दूसरे का भी देख रहे हैं, ये बहुत काम कर रहा है भैया ये बहुत कमिटमेंट दे रहा है, ये भी करूंगा ये भी करूंगा। अच्छा, शाम को 8 बजे अब आप रिपोर्ट भी कर दोगे उसी ग्रुप के अंदर, मेरा अचीवमेंट ये हुआ। आपने लिखे थे 7 काम करूंगा, करे 5 काम। आपने लिखा था 5 काम करूंगा, कर दिए 7 काम। तो आपने सुबह सारे लोगों ने ग्रुप में आपका कमिटमेंट भी कर दिया और शाम को लोगों ने अचीवमेंट भी लिख दिया। इसमें खाली 5 मिनट सुबह लेंगे, 5 मिनट शाम को लेंगे, लेकिन आपके एम्प्लॉय मानेंगे नहीं करने के लिए। उनको लगेगा अरे कौन सा ट्रेनिंग अटेंड करके आ गए, नया काम दे दिया, 8 AM कमिटमेंट 8 PM अचीवमेंट। आप उनको समझाओ मेरे भाई 5 मिनट लगते हैं। वो बोलेगा नहीं सर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप में रोज रोज ये सब। आप बोलो नहीं 5 मिनट लगते हैं। नहीं सर 5 से ज़्यादा मिनट लगता है। आप बोलोगे 5 मिनट लगते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ 5 मिनट ज़्यादा लगता है। अगर वो बार बार बोल रहा है ना कि 5 मिनट ज़्यादा लगता है, तो 2 बातें हो सकती हैं। इफ इट इज टेकिंग मोर देन 5 मिनट्स, पहला आइदर ही इज कमिटिंग अ मिस्टेक, दूसरा और ही इज हाइडिंग अ मिस्टेक। सिंपल है, या तो वो कोई गलती कर रहा है या कोई गलती छुपा रहा है, तभी उसको 5 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, वरना 5 ही मिनट लेंगे। और 5 मिनट अगर आपके टीम मेंबर सुबह सुबह ग्रुप के अंदर लिख दें मेरा 8 बजे सुबह ये आज ये काम करेंगे और शाम को 8 बजे आज मेरा ये अचीवमेंट हो गया। सुबह उसने लिखा आज मैं 1 लाख रुपए की सेल करूंगा और शाम को लिख दिया उसने आज 1,20,000 रुपए की सेल हो गई। सबने ग्रुप में देख लिया यार ये आदमी जो है ना राम, ये बड़ा जबरदस्त है यार, है ये रोज कमिटमेंट भी करता है, अचीवमेंट भी करता है। अच्छा, बाकी लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे उससे। सबको पता है ट्रांसपेरेंसी आ गई है, पर्दा फाश हो जाएगा, काम नहीं हुआ सबके सामने आ जाएगा और बात बन जाएगी आपकी, है। तो आप सीखने चाहिए सारे प्रिंसिपल्स। लोग अपने टाइम नहीं लगाते, शार्पनिंग द सॉ बोलते हैं इसको। सीखो भैया, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। नॉलेज विल ब्रिंग यू द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। चौथे यूनिट पे आ गए, डेलीगेशन को समझते हैं। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब है, डेलीगेशन का सिंपल मतलब है ये ट्रांजिशन एक लीडर का फ्रॉम डूइंग टू लीडिंग। आज तक मैं खुद करता था डूइंग, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं लीडिंग, दूसरे से करा पा रहा हूं, लीड कर रहा हूं। स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप इज स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर। लीडर जितना अच्छा पावरफुल है उतने जूनियर्स को लीड कर पाएगा। देखो, बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव ये दोनों एक चीजें नहीं होती हैं। कुछ लोग बिजी होते हैं, खुद ही करते रहते हैं, कुछ प्रोडक्टिव होते हैं, आसपास के लोगों से करा लेते हैं। तो डेलीगेशन जो है ये गैप को ब्रिज करता है बिजीनेस से बिजनेस तक। इसको बोलते हैं बिजीनेस, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और ये है बिजनेस, भाई कमा रहा है, छाप रहा है छाप रहा है छाप रहा है, भाग रहा है कि छाप रहा है, भाग रहा है कि छाप रहा है, जल्दी बोल जल्दी बोल, भाग रहा है कि छाप रहा है, जल्दी बोल, भाग रहा है कि छाप रहा है। ये समझना है मेरी बात भैया। जब आप डेलीगेट करते हो तो आप लोगों को एम्पावर करते हो और अपने आप को भी एम्पावर कर देते हो, अपना टाइम को फ्री करके, और जिसको आप क्रिटिकल टास्क पर ही फोकस करोगे। इसीलिए इसमें रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है वो क्या कहते हैं कि मैं हर समय कोई ऐसा आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम कर ले ताकि मैं कोई नया काम कर सकूं। क्या पावरफुल स्टेटमेंट है। मैं हर समय कोई ऐसा आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम कर ले ताकि मैं कोई नया काम कर सकूं। डेलीगेशन एक लीडर को हेल्प करता है डूइंग से लीडिंग तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी लोग डेलीगेट करते क्यों नहीं है? इसके 7 कारण है। पहला कारण क्या है? कुछ लोग होते हैं कंट्रोल फ्रीक सिंड्रोम, उनको हर चीज कंट्रोल करनी है, और मैं बेटर कर सकता हूं जी, मैं जल्दी कर सकता हूं तो मैं ही करूंगा। फिर दूसरे लोग होते हैं आई एम टू बिजी सिंड्रोम, वो हर समय इतना बिजी है कि उनको डेलीगेट करने का भी टाइम नहीं है, और मैं बहुत बिजी हूं जी, किसको सिखाऊंगा क्या सिखाऊंगा, जब तक वो समझेगा मैं खुद ही कर लूंगा। तीसरा होता है दे आर टू बिजी सिंड्रोम, वो पहले ही बहुत बिजी है तो और क्या काम दूं उनको, मैं खुद ही कर लेता हूं। चौथा होता है फर्स्ट टाइम मैनेजर सिंड्रोम, ये पहली बार नया नया मैनेजर बना है जी, नया नया मैनेजर बनाऊं मैं, तो उसको क्या रहता है, मुझे ये काम करके प्रमोशन मिली है तो मैं ये काम और करूंगा, तो वो फिर वही काम करता है। फिर होता है छठा, पांचवा इनसिक्योरिटी सिंड्रोम, इसके साथ भाई के साथ अलग ही लफड़ा है। ये कहता है कि यार यही सारा काम कर लेंगे तो कहीं ये मेरी कुर्सी ना ले जाएं, ओहो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर इसको सब सिखा दिया और इसी ने कर लिया तो भाई मेरा क्या होगा, है? तो वो कुछ इंफॉर्मेशन को और लोगों को कंट्रोल में रखते हैं। ये इनसिक्योर्ड मैनेजर होते हैं, इनको इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल में रखनी है, सब कुछ नहीं बताएंगे, सब कुछ नहीं सिखाएंगे। और फिर छठा होता है, इस चक्कर में ये डेलीगेट नहीं करते, छठे को सुनो अब। छठा क्या है? ये रिजेक्शन सिंड्रोम है।
अब भैया मैं उसको बता दूंगा और उसने नहीं किया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए खुद ही कर लेता हूं। सातवां होता है लैक ऑफ ट्रस्ट सिंड्रोम। वो क्या कहता है, भैया मेरे को इस पर विश्वास नहीं है कर पाएगा, इसलिए मैं खुद ही कर लेता हूं। तो ये 7 तरह के लोग होते हैं जो किसी से काम नहीं कराना चाहते, खुद ही करने में लगे रहते हैं और इसी चक्कर में ये बेचारे फंस जाते हैं और ये डेलीगेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए डेलीगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 25वीं स्ट्रैटेजी, मैं 5 पॉइंट का फॉर्मूला मेरा वाला देता हूं, मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूं। आज मेरे ख्याल है ट्रेनिंग कंपनीज के अंदर, न केवल एशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा टीम साइज, इतने सारे ऑफिस, इस लेवल का रेवेन्यू लीड करने वाली बिजनेस ट्रेनिंग कंपनी शायद पूरी दुनिया में हम अकेले ही हैं। और मैं कैसे कर पाया, मेरी सफलता के राज क्या है, मेरे 5 स्टेप जो मैंने शुरू से आज तक फॉलो किए। पहला स्टेप क्या है, मैं हमेशा सही लोगों को हायर करता हूं, टॉप क्लास लोगों को हायर करता हूं, दैट स्टेप 1। हाँ, उसके बाद सेकंड, ए कैटेगरी आदमी, बी कैटेगरी नहीं चाहिए, सी कैटेगरी नहीं चाहिए, लीडरशिप ए कैटेगरी, टॉप क्लास आदमी। सेकंड स्टेप, अब वो लीडर आ गया, वो ए कैटेगरी है, सॉलिड है, बुद्धिमान है, अब उसके साथ बैठ करके को क्रिएट करेंगे। बताओ भैया कहां पे जाना है, क्या स्टेप्स लेंगे, कैसे वहां पहुंचेंगे। उनके साथ मिलकर जॉइंटली को क्रिएट कर लिया, डायरेक्शन क्या होगी, हमारी कंपनी इस डायरेक्शन में चलेगी, ये रेवेन्यू करेगी, ये प्रोडक्ट बनाएगी, ये कस्टमर को ऐसे एक्वायर करेगी, ये कस्टमर को एक्वायर करने का तरीका है, ये मार्जिन होंगे, ये कॉस्टिंग होंगी, इस तरीके से चलेंगे। वो भी कहता है हाँ सर इस तरीके से चलेंगे, वो 2 अपने आइडिया देता है, मैं 2 अपने आइडिया देता हूँ, दोनों भाई मिलकर के हम आइडिया बना लेते हैं। तो हमारे लीडर के साथ में जॉइंटली को क्रिएट कर लिया। तीसरा स्टेप, अब उसके बाद में डायरेक्शन मेरे साथ बनाओ, डिसीजन अपने आप लो। सुनो मेरी बात, डायरेक्शन मेरे साथ बनाओ, लॉन्ग टर्म क्या करेंगे, डिसीजन डे टू डे के तुम अपने आप खुद लो, क्योंकि तुम एक कैटेगरी के आदमी हो। और फिर चौथा, अब मैं उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी देता हूं टू स्प्रेड देयर विंग्स, के खुल के खेलो। कैसे खेलो, खुल के खेलो। गलती भी करो मैं उसको झेल लूंगा, पर खुल के खेलो। खुल के खेलोगे तो तुम 100 की जगह 150 कर जाओगे, गलती करोगे तो मैं झेल लूंगा। खुल के खेलो। अब वो ए कैटेगरी आदमी हूं, खुल के खेलने दोगे A+ बन जाएगा। हाँ, सी कैटेगरी आदमी को खुल के मत खेलने देना, ए कैटेगरी वाले को खुल के खेलने दो, गेम चेंज करेगा। और इसके बाद मेरा 5वां स्टेप क्या है, ये काम करने के पीछे मैं कॉम्पनसेशन लगा देता हूं बहुत अच्छी, सैलरी भी अच्छी, ईसॉप भी अच्छा, इंसेंटिव भी अच्छे। बढ़िया सैलरी दो, बढ़िया शेयर होल्डिंग दो, बढ़िया इंसेंटिव दो। अब देखो उसके बाद, अब मुझे उसके बाद कुछ नहीं करना है, मैं वहां से फ्री हो गया और अब मैं नए प्रोजेक्ट में घुसता हूं और जहां से मैं नया रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करता हूं। तो ये थी माय 5 पॉइंट फॉर्मूला ऑफ डेलीगेशन। इससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। व्हेन यू डेलीगेट द टास्क, यू सी बेसिकली क्या है, when you delegate task you will create follower, but when you delegate authority you will create leaders। तो टास्क के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी दे दो, लीडर क्रिएट कर दोगे। डेलीगेशन जो है ना, वो चीज़ है कि आप मेरे बिहाफ पे, मैं किसी और को काम करने देता हूँ, लेकिन मैं आपको रूल दे दूँ भैया। रूल क्या है डेलीगेशन का, अगर कोई आदमी 70-80% तक भी ठीक कर दे, आपके मुकाबले 70-80% भी कर दे, तो डेलीगेट कर दो। अब तुम मत करना, उसी को करने दो, ये रूल है। वरना लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ। तो इसीलिए चूज द राइट पर्सन टू डेलीगेट, उसे अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट कर दो कि भैया करना क्या है, डेडलाइन मांग लो, कितने दिन में कर देगा, क्या करेगा, कितने दिन में करेगा, और उसके बाद उसको ढंग से ओवरसी करते रहो और उससे फीडबैक देते रहो, बात बन जाएगी आपको। रिचर्ड ब्रांसन भी भाई हैं वर्जिन एयरलाइंस के, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरे 3 स्टेप हैं। पहला, मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है। दूसरा, मेरी टीम की ताकत क्या है और उनकी कमजोरी क्या है। तीसरा, ऐसे लोग हायर कर लो जो हमारी ताकत को की जरूरत नहीं है, जो हमारी कमजोरी है उसको आगे पूरा कर जाए। खत्म, सिंपल, बैलेंस आउट द वीकनेस। पहला, मेरी ताकत कमजोरी क्या है, अब ये मेरी कमजोरी है, उसके लिए मैं। दूसरा, मेरे टीम मेंबर की ताकत कमजोरी क्या है, क्या ये मेरी कमजोरी को फुलफिल करता है अपनी ताकत से, बस इसको बैलेंस आउट कर दो, सिंपल। Secret of success lies not in doing your work, but by recognizing a right person who can do on your behalf। ऐसे आदमी को ढूंढो जो आपके लिए काम कर सकता है। Hire people who are better than you। Look for people who aim for remarkable work, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, जिनके नेचर में, प्रकृति में बहुत जबरदस्त काम करना, जिनको एवरेज के साथ एलर्जी हो गई है। हमें बीमारी है बड़ा बिजनेस कंपनी में, एवरेज क्या है, एलर्जी टू एवरेज। हमारे को बड़ी बीमारी है, हमारे को एकदम एलर्जी हो चुकी है एवरेज से। एवरेज काम नहीं करना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है। ज़्यादा थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, काम करेंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अगला क्या है भैया, अगली स्ट्रैटेजी लेते हैं, डेलीगेटर इज रिस्पॉन्सिबल नॉट द डेलीगेटी। जो काम दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी, पकड़ो मेरी बात को, काम देने वाले की जिम्मेदारी है, केवल काम लेने वाले की नहीं है। तो जिसने काम दिया उसको भी इंश्योर करना है, ये नहीं कि इसने इसको पकड़ा, इसने उसको पकड़ा, इसने उसको पकड़ा, किसने किसको पकड़ा, और जो पकड़ा है वो कहीं रास्ते में ना गिर गया और कुछ और ही पकड़ते हुए चले जा रहे हैं। राम ने काम शाम को दिया, शाम ने घनश्याम को, घनश्याम ने सीताराम को, सीताराम ने मांगे राम को, मांगे राम ने हरि राम को, सब काम आगे पकड़ाते जा रहे हैं, पकड़ाते जा रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है। हरि राम ने बलराम को, बलराम ने दयाराम को, दयाराम ने हल्दीराम को, हल्दीराम ने घसीटाराम को, घसीटाराम ने जयराम को, जयराम ने परशुराम को, परशुराम ने साईं राम को, सब पकड़ाते जा रहे हैं। साईं राम ने मुझको दिया और मैं आपको दे रहा हूँ ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। ये क्या बकवास है भाई, है?
भाई साईं राम ने मेरे को दिया, मैं आपको दे रहा हूं, आप कर दो काम। तो सब एक दूसरे को काम पकड़ाते जा रहे हैं, ऐसे नहीं भाई। शेपिंग द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ डेलीगेटिंग, जिसको काम दिया है उसको बिल्ड करो ताकि वो आपके साथ डिलीवर कर दे। उसको डिक्टेट मत करो, उसको बिल्ड करो, उसके आइडियाज उसके थॉट्स को बिल्ड करो ताकि वो काम करे। वरना जिसने काम दिया उसकी जिम्मेदारी नहीं, बस ये सब सारे के सारे राम श्याम घनश्याम बलराम परशुराम ये सब देते ही चले जा रहे हैं। देखो भाई, ये समझो कि डेलीगेशन इंपॉर्टेंट कब है, मुझे करना कब है। हाँ, क्या कोई ऐसा आदमी है जिसके पास इस सब्जेक्ट में मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो मैं उसको दूंगा काम? क्या ये काम जो है देने के बाद मुझको सामने वाले को ट्रेन करने का टाइम है, उसको सिखाने का टाइम है कि मैं उसको सिखा सकता हूं, उसके क्वेश्चन आंसर ले सकता हूं, उसकी प्रोग्रेस चेक कर सकता हूं, अगर वो रीवर्क की जरूरत पड़ा है तो मैं उसको चेक कर लूंगा, तो मैं काम दे सकता हूं उसको? क्या ये काम इतना क्रिटिकल ना हो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कि मैं जूनियर को दे दूं और पता चले कि लॉन्ग टर्म में हमारा फेलियर ही हो जाए? क्या अगर फेल हो गए तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं कर देगा? अगर छोटा नुकसान है तो फिर दे दो काम, कोई बात नहीं, वो भी सीखेगा इससे। आपको अपनी कैपेबिलिटी डिसेबिलिटी एनालिसिस करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं जिसको काम दे रहा हूं उसके पास नॉलेज और स्किल है भी कि नहीं है। मैं जिसको काम दे रहा हूं ये उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ मैच करता भी है कि नहीं, कि वो करना कुछ चाहता है, आप करा कुछ और रहे हो। मैं जिसको काम दे रहा हूं क्या उसके पास और काम करने का समय भी है कि नहीं है। मैं जिसको काम दे रहा हूं क्या इससे मुझे उसकी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं हिलानी पड़ेगी। वो प्रैक्टिकल चीजें हैं मेरे भाई, मैं कोई थ्योरी नहीं पकड़ाता, आपको प्रैक्टिकल सिखाता हूं, ये मेरा काम है। एबिलिटी टू डेलीगेट बिगिंस विद बिलीविंग इन द पोटेंशियल ऑफ योर पीपल। विश्वास करो उन पे, वो कर पाएंगे, और उनके साथ में आर्टिकुलेट करो भाई हमारे को ये फाइनल आउटकम चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होगा जब आपने काम दिया और वो कहेंगे सर मुझसे नहीं हुआ, जरा आप कर दोगे क्या? इसको बोलते हैं अपवर्ड डेलीगेशन, वो वापस आपको पकड़ा देगा काम। तो उसको अलाउ मत करो कि काम आपको वापस दे, बजाय इसके उससे पूछो भाई आपका क्या सुझाव है, इसे कैसे कर सकते हैं। आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कुछ सोल्यूशन रेकमेंड करो मुझे, कुछ आइडियाज दो, तो इससे उसका ब्रेन डेवलप होगा। उससे सामने उसके साथ कमिटमेंट बिल्ड कर लो और उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दो। अगर वो करे उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो, उसको फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी दिखाओ और उसको इनफॉर्मल रिकॉग्निशन भी दो, उसको कोई रिवॉर्ड दो, कोई ट्रॉफी दो, कोई मेडल दो। और जब आप ये करोगे, देखो, बीइंग एबल टू डू एवरीथिंग इन बिजनेस डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट यू शुड डू एवरीथिंग इन बिजनेस। तू सारे काम कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि तू सारे काम करेगा। तुम्हें सारे काम आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे काम करोगे। मेरे को भी सारे डिपार्टमेंट के काम आते हैं लगभग मेरी कंपनी में, लेकिन मैं क्या सारे काम करता हूं? नहीं। यही तो मुद्दा है भैया, यही मुद्दा है। अगली स्ट्रैटेजी है सर्कमस्टेंशियल लेवल ऑफ डेलीगेशन। ये कौन सी? इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। परिस्थिति के हिसाब से डेलीगेट करेंगे। एक लेवल होता है लो डेलीगेशन हाई कंट्रोल, कि मतलब थोड़ा डेलीगेट करूंगा और बहुत कंट्रोल करूंगा। ये उनके साथ करना पड़ता है जो कोई काम पहली बार कर रहा हो। जैसे समझो किसी को आपने गाड़ी चलाने को दी और वो नई नई गाड़ी चलानी सीखा है, तो उसको बहुत ज्यादा गाड़ी चलाने को मत दो, थोड़ा बहुत दो, और जब दे भी रहे हो तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में रखो, साथ में किसी को बिठा के रखो। यानी कि लो डेलीगेशन हाई कंट्रोल, पूरा कंट्रोल में रखो साथ में। फिर आता है लेवल 2, वो गाड़ी काफी दिन से चला रहा है, तो मॉडरेट डेलीगेशन मॉडरेट कंट्रोल। थोड़ा डेलीगेट करते रहो और थोड़ा ही कंट्रोल रखो, क्योंकि उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है वो कर लेगा, लेकिन रिव्यू और गाइड करते रहना उसको। फिर तीसरा आता है हाई डेलीगेशन लो कंट्रोल। ये एक्सपर्ट लोग हैं, मास्टर लोग हैं, इनको डेलीगेट कर दो, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, अपने आप करके आ जाएंगे। तो अलग अलग परिस्थिति में कब कितना डेलीगेट करना है ये आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो बना है, इस वीडियो बनाने में अगर कोई मेरा बहुत एक्सपर्ट आदमी है, लेवल 3 कैटेगरी का आदमी है, तो मैंने पूरा वीडियो दे दिया, उसको डेलीगेट कर दिया, भाई आप वीडियो बना दो, और मैं उसे कंट्रोल भी नहीं कर रहा हूं, अपने आप काम होकर पूरा वीडियो बना करके उसने दे दिया, और हम एकदम पब्लिश भी कर देंगे वीडियो को, चैलेंज भी नहीं आएगा। लेकिन अगर बिल्कुल नया लड़का है तो उसको थोड़ा वीडियो का पीस देंगे, पूरा 10 मिनट का वीडियो नहीं देंगे, 2 मिनट का देंगे, और साथ में बैठ के चेक भी करेंगे ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्टेज के हिसाब से होता है। इफ यू वांट टू डू फ्यू स्मॉल थिंग्स राइट, डू इट योरसेल्फ, लेकिन इफ यू वांट टू डू ग्रेट थिंग्स यू शुड लर्न टू डेलीगेट, कि मैं करूं कैसे इसको। लीडिंग is also about letting go, not holding on. सारे काम नहीं करने, होल्ड नहीं करना, नहीं तो फिर आप कमाओगे अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए, है कि नहीं है। अगला स्ट्रैटेजी है जॉब शैडोइंग। जॉब शैडोइंग का मतलब क्या हुआ कि मैं काम कर रहा हूं और साथ में बिठा रहा हूं उसको ताकि वो भी सीख जाए, शैडो की तरह, परछाई की तरह सिखा रहा हूं, और फिर उसके बाद फिर वो करे आगे चल के। इस मॉडल को क्या बोलते हैं? आई डू यू सी। मैं करूंगा तुम मेरे साथ देखो। सेल्स की मीटिंग पर जा रहे हैं, जूनियर को साथ ले गए, भाई मैं मीटिंग कर रहा हूं तुम देखो, आई डू यू सी, आप केवल देखो। दूसरा स्टेप, अब अगले दिन मीटिंग पे, नाउ यू डू आई सी, मतलब अब तुम मीटिंग करो, मैं तुम्हें देखूंगा तुम कैसे कर रहे हो।
तो जब पहले मैंने करी उसने सीखा, अब वो थोड़ा थोड़ा करेगा। मैं साथ में मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ठीक कर रहा, वेरी गुड, और थोड़ी गलती कर दी, वेरी गुड, अब ठीक कर रहा, और थोड़ी सी और गलती कर दी। तो उसे बाहर आके कमरे से फिर सिखा दिया, भैया तुमने 8 चीजें ठीक करी, ये 2 गलती करी, इनको ठीक करना है आगे से। उसके बाद क्या हुआ, जब यू डू आई सी हो गया काफी ज्यादा, अब आता है अब आप करो काम, लेकिन मेरे को हाथ के हाथ रोज शाम को रिपोर्ट करो, यानी कि यू डू रिपोर्ट इमीडिएटली। और जब उसमें भी वो ठीक हो गया, तो अब क्या भैया, नाउ यू डू रिपोर्ट रूटीनली, अब हफ्ते में 1 दिन रिपोर्ट भेजते रहो मुझे। और फाइनली वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि अब यू डू द सेम प्रोसेस टू योर जूनियर, वही अपने जूनियर्स के साथ भी वही स्टेप करेगा कि मैं करूंगा तुम देखो, अब तुम करो मैं देखूंगा, तुम मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट करो, तुम मुझे रूटीन में रिपोर्ट करो, 4 स्टेप को, और 5वें पे फिर वो अपने जूनियर्स के साथ करेगा। इससे आप लोगों को अच्छे सिखा सकते हो और धीरे धीरे पूरी की पूरी टीम बिल्ड कर पाओगे। यही मुद्दा है, नॉलेज विल ब्रिंग यू अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस। अगला है क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्रिटिकल काम, बहुत क्रिटिकल डिफिकल्ट काम वो केपेबल आदमी को देना भैया। कई बार लोग गलती क्या कर देते हैं, क्रिटिकल काम को लेस केपेबल आदमी को दे देते हैं, हैवॉक हो जाएगा। जब बहुत क्रिटिकल काम हो और आदमी केपेबल नहीं हो, तो फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी भैया। लो केपेबल आदमी को आपने बहुत क्रिटिकल काम दे दिया, टोटल कोलैप्स, कंप्लीट फेलियर। बंदर को बंदूक पकड़ा दोगे तो क्या करेगा, सब जगह चलाएगा, वो निशाना लगा के थोड़ी चलाता है। तो इसलिए बंदर को बंदूक नहीं पकड़ाते हैं, बड़ा सिंपल रूल है इसको। तो इसके बाद क्या काम होता है, देखो जैसे पता है क्या है, कई बार लोग क्या करते हैं कि लो क्रिटिकल काम हाई केपेबल आदमी को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट लेवल के आदमी को बोल दिया, भाई प्रिंट आउट निकाल ला। अब वाइस प्रेसिडेंट प्रिंट आउट निकालने का काम थोड़ी करे, अरे घर की बात है, आपस की बात है, वो ले भी आएगा, आपको बुरा भी नहीं मानेगा, मना भी नहीं करेगा। लाला जी हैं हमारे साथ, प्रेम लाला जी के साथ प्रिंट आउट मैं ले आता हूँ, चाय मैं पिला देता हूँ। लेकिन आगे चल के क्या होगा, वो अंडर यूटिलाइज हो गया। वाइस प्रेसिडेंट को बड़ा काम करना था, छोटा काम करना, अंडर यूटिलाइज हो गया। इससे धीरे धीरे वो डिससेटिस्फाइड होगा और फिर वो डिसएंगेज होगा, या तो वो लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय बना रहेगा या फिर छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि अब देखो, ओपन हार्ट सर्जरी को आप एक नए लड़के से तो नहीं करा सकते ना, उसके बाद पूरा स्केल होना चाहिए, है? और असली लीडर वो है जो केपेबल भी है और क्रिटिकल रोल भी संभाल रहा है, वो फिर हाई क्रिटिकल थिंकिंग है, वो ऑर्गेनाइजेशन लीडर बनता है। और कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसमें आपको ना कैपेबिलिटी चाहिए ना क्रिटिकलिटी है। ब्लू कॉलर जॉब हो गया, जैसे चौकीदार का काम हो गया, बहुत क्रिटिकल अगर नहीं है, बैठना है उसने, एंट्री करनी है, तो आपको 15,000 18,000 रुपये महीने वाला आदमी आराम चल जाएगा, बैठे करता रहेगा। ना क्रिटिकल है ना केपेबल है, कोई समस्या नहीं है। इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करिए कि आप कैसे करेंगे। 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको दिखाए, चारों क्वाड्रेंट को आप समझिए और तभी इसको लेकर के आइए। और अगली स्ट्रैटेजी है हुज गॉट द मंकी टेक्निक। ये मंकी टेक्निक कहते हैं ना, गेट द मंकी ऑफ माई बैक। हाँ, ये क्या रहता है, कभी कभार आप डेलीगेट करते हो, अपनी टीम को कुछ काम समझाते हो कि भाई तुम करो, मेरे लिए करो, और आप कहीं बड़ी मीटिंग में निकल रहे हो, सिचुएशन बता रहा हूं, आप मीटिंग में निकल रहे हो और वो अचानक आता है, सर 1 मिनट, हाँ जी सर 1 मिनट, थोड़ा हेल्प चाहिए था। क्या हेल्प चाहिए था सर, आपने एक काम दिया था, हमसे हो नहीं पा रहा है, अब क्या आप कर सकते हो सर इसमें हमारे साथ बैठ के। अब होता क्या है ऐसी सिचुएशन में ना, कई बार बेचारा एंटरप्रेन्योर खुद ही काम करता रह जाता है और एम्प्लॉयज के लिए तनख्वाह कमाने में लगा रह जाता है। तो उसका मतलब हो गया, मंकी ऑफ हिज बैक कम्स एज मंकी ऑन योर बैक। मतलब आप जो बेचारे को उसको काम दिया था, वो काम आपके सर पे आ गया है। और ऐसे मंकी ऑन योर बैक को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, उसको आप ढंग से डेलीगेट करके रिड्यूस कर सकते हो। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे कि सर आप थोड़ा बैठ के हमारे साथ करा दो, सर आप इस काम को कर लो, तो आप उसको बोलिए, कैन यू कम अप विद अ सोल्यूशन एंड आई विल कम एंड सी यू अगेन। कि आप कोई सोल्यूशन भी लेके आओ, केवल प्रॉब्लम मत लेके आओ, आप कुछ आइडियाज भी लेके आओ। अब आपने वापस उसको दिया, वो सोल्यूशन लेके आएगा, आइडियाज लेके आएगा और इवॉल्व करेगा और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और उससे चीजें इंप्रूव करेंगी। ऐसा करने से आप एनकरेज कर रहे हो कि वो भी नए स्किल लेगा और सारा काम आपके सर पे आने से भी थोड़ा कम हो जाएगा। 31वीं स्ट्रैटेजी, डेलीगेशन इज ऑल्सो आउटसोर्सिंग। आप डेलीगेट कर सकते हो टू गेन एडवांटेज। पेप्सी कंपनी की, पेप्सी से बाहर यानी कि यूएस से बाहर दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट इंडिया में है और उस कंपनी को चलाता है वरुण बेवरेजेस। वरुण पेप्सी के लिए, पेप्सी कंपनी के लिए, पेप्सी की बोतलों में पेप्सी भरता है, बनाता है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सारे रिटेलर्स तक पहुंचाता है। ये वरुण बेवरेजेस का काम है। फायदा क्या हुआ, अब पेप्सी इन्वेस्ट कर सकता है मार्केटिंग और सेल्स में, और मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन वरुण बेवरेजेस कर लेता है पेप्सी के बिहाफ पे। अब पेप्सी को करना ही नहीं, पेप्सी खाली टीवी पे ऐड करता रहा, तो यही है राइट चॉइस बेबी। आहा,
ये पेप्सी करेगा। और वरुण बेवरेज बेचारा कोल्ड ड्रिंक बनाता रहेगा, ढक्कन लगाएगा, बोतल निकालेगा, ट्रक में डालेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा, जाकर रिटेलर तक पहुंचाएगा, आप पेप्सी पी लोगे। और पेप्सी कंपनी खुद क्या करेगी, ये ही है राइट चॉइस। तो ये क्या हो गया, डेलीगेशन हो गया। आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, है कि नहीं। अलीबाबा एक ऐसी कंपनी थी, दुनिया भर में अमेरिका अपने यहाँ से आउटसोर्स करता है टेक्नोलॉजी को। बेंगलोर में टेक्नोलॉजी बनती है अमेरिका की, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरे को दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो मैं चाइना में नहीं बनाऊंगा। अलीबाबा ने कहा मैं यूएस में बनाऊंगा। तो उन्होंने अमेरिकन से दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी बनवाई, उन्होंने भी आउटसोर्स किया, क्योंकि उनको लगा कि वैसा स्किल सेट और एक्सपीरियंस चाइना में अवेलेबल ही नहीं है, ये सिलिकॉन वैली में मिलेगा, और मैं सिलिकॉन वैली से अपनी कंपनी बनाऊंगा। और अलीबाबा उन्होंने अमेरिकन से बनवाई और अमेरिकन को पछाड़ा। तो टेक्नोलॉजी को भी आउटसोर्स किया उन्होंने। ऐसे ही अगली स्ट्रैटेजी है अनलॉक योर टाइम स्ट्रैटेजी। अपने टाइम को कैसे अनलॉक करें। मैं Naukri.com की स्टडी देता हूं उसमें। संजीव बिखचंदानी ये एक कंपनी में नौकरी किया करते थे, और वहां पे सबके सब लोग मैगजीन का इंतजार करते थे उसके आखिरी पेज पढ़ने के लिए कि कौन सी नई नौकरी आई है। सारे एम्प्लॉय लगे रहते थे कि भाई मैगजीन के आखिरी पेज पे चेक करूं अगली नई नौकरी कौन सी आई, नई नौकरी कौन सी आई। नहीं, वो पूरी मैगजीन नहीं पढ़ते थे, खाली आखिरी के पेज में नई नौकरी के बारे में ढूंढते रहते थे। उनको लगा ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट पे मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं। तो उन्होंने Naukri.com बनाया, और धीरे धीरे उन्होंने 70% मार्केट शेयर भी जॉब लिस्टिंग मार्केट के अंदर कैप्चर कर लिया। Naukri.com बहुत बड़ी हुई, कई कॉम्पिटिटर आए, टाइम्स जॉब्स भी आया, मॉन्स्टर भी आया, सबको पछाड़ दिया नौकरी ने। नौकरी अच्छी मार्केट एस्टैब्लिश हुई, स्टॉक मार्केट में गया, लिस्ट किया, और आज हाई वैल्यू प्रोडक्ट है वहां पे। लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए बिखचंदानी ने क्या किया, उन्होंने हितेश ओबरॉय को सीईओ हायर कर लिया, और सीईओ हायर करने के बाद वो और प्रोडक्ट में लगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर बन गए। जोमेटो में उन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया, मैट्रिमोनी.com, शिक्षा.com। और ये उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, वो ऑपरेशनल रोल से अपने टाइम को अनलॉक कर सके, वहां से बाहर निकल सके, इसीलिए उन्होंने सीईओ हायर किया। तो ये आपको तरीके ढूंढने हैं कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें और प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएं ताकि आप बड़े काम कर सकें। 33वीं स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। मैनेजमेंट बाय एब्सेंस क्या होता है कि मैं नहीं रहूं और फिर भी मैनेजमेंट चलती रहे, मेरा टाइम बच जाए, मेरे कम टाइम का इस्तेमाल हो, उसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट अच्छी चल जाए, इसको बोलते हैं आइडियल एमबीए। आई मतलब इंटीग्रेशन, जो दो डिपार्टमेंट एक जैसा काम कर रहे हो उनको जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो तो कम टाइम लगेगा। डी का मतलब है डेलीगेशन। डेलीगेशन मैं आपको समझा ही चुका हूं, जूनियर से काम कराना, जो मेरे करने की जरूरत ना पड़े और कोई जूनियर कर ले। ई मतलब एलिमिनेशन। हर कंपनी में कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसे काम होते हैं जो कि इतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, जिससे बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जिससे कोई कॉस्ट भी कम नहीं होती, और जिससे कस्टमर सेटिस्फाई भी नहीं होता। ऐसे डिपार्टमेंट को एलिमिनेट कर दो, ऐसे डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एलिमिनेट व्हाट इज नॉट नीडेड इन द कंपनी। ए मतलब ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स, मैंने पहले ही बताया, टेक्नोलॉजी बिल्ड करो और चीजों को ऑटोमेट कर दो, उससे भी आपका टाइम बचत होगा। एल मतलब लिबरेशन, यानी कि आउटसोर्स कर दो, जो काम कोई और अच्छे से कर सकता है वो उससे करा लो, कम कॉस्ट पे करा लो, एफिशिएंटली करा लो, इससे भी आपका टाइम बचता है। सो इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन, आइडियल, IDEAL, ये सब आपके टाइम को बचाते हैं, और इसलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट टेक्निक में इस मॉडल को लिया। 34वीं स्ट्रैटेजी राशि मैट्रिक्स। जब भी कोई काम करो अपना राशि जरूर डिफाइन कर लो, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, आर, हाँ, करेगा कौन, ए मतलब अकाउंटेबल, करेगा ये लेकिन जिम्मेदारी इसकी है, करेगा रामलाल लेकिन जिम्मेदारी घनश्याम लाल की है। रामलाल को काम दिया है लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो कॉलर घनश्याम लाल का पकड़ा जाएगा। सी मतलब कंसल्टेड, अगर कहीं फंस जाओगे तो किससे सलाह लोगे, कंसल्ट किसको करोगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन है, पुराना कौन है, वो है चमन लाल। चमन लाल 30 साल से काम कर रहा है, अगर आपको कहीं फंस जाओ तो चमन लाल से फोन पर बात कर लो, सर करना कैसे है। और आई मतलब इन्फॉर्म्ड, ये एक सीनियर बॉस होता है जो करता कुछ नहीं है, उसको खाली इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो ट्रैक करता रहे भाई काम हो रहा है नहीं हो रहा, जब क्राइसिस आएगा तो एंटर करेगा। ये बड़ा अच्छा मैट्रिक्स है राशि मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को करने से आपकी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, आपके टाइम की बचत हो जाएगी। हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड और इन्फॉर्म्ड, ये 4 आदमी डिफाइन कर दो, आपका मैट्रिक्स अच्छे से चल जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सीखो, सीखने से बात बनेगी। लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड, कभी मन थकता नहीं है अगर आप ढंग से लर्न करना जानते हो। बहरहाल आगे चलते हैं। पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, 50 टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी में मैं अब आ रहा हूं। मीटिंग्स एंड पेपर वर्क, बहुत क्विकली चलूंगा इसमें। अच्छा देखो, कुछ बॉसेस जो होते हैं ना, वो रोज इसी बात के लिए मीटिंग करते हैं कि इतनी मीटिंग के बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा है, और इसी बात पे वो मीटिंग करते हैं कि मीटिंग बहुत हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग होती जा रही है। इस बात के लिए भी मीटिंग कर लो कि मीटिंग तो हो रही है पर काम क्यों नहीं हो रहा, और उसके लिए एक और मीटिंग कर बैठते हैं। मीटिंग होती क्या है, मीटिंग कुछ लोगों की कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लोग जो कुछ कर नहीं पाते पर लेकिन एक साथ
बैठ करके ये तय कर लेते हैं कि कुछ किया भी नहीं जा सकता है। A group of men who individually cannot do anything, but as a group they decide that nothing can be done. तो क्या कहते हैं इसको कि 12 लोग जब मिलके बैठ के एक आदमी का काम करते हैं उसको बोलते हैं मीटिंग। ये मीटिंग का ब्रांड इसलिए खराब हो गया है क्योंकि मीटिंग फालतू के लोग करते हैं, करने वाले काम होते नहीं है, लेकिन बातें करने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। एक छोटी सी केस स्टडी देता हूँ। 2 बिजनेसमैन थे, एक्सपोर्टर, दिल्ली में काम करते, दिल्ली के पास एक छोटे शहर में बल्लभगढ़ के अंदर। दोनों वहाँ कपड़ा बनाते थे और एक लोकेशन को दिया करते थे कपड़ा। तो श्यामलाल के पास भी 7 आदमी थे, घनश्याम लाल के पास भी 7 आदमी थे। श्यामलाल के पास 50% मार्केट शेयर था, घनश्याम लाल के पास 50% मार्केट शेयर था। दोनों 10-10 करोड़ का काम किया करते थे। श्यामलाल अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन घनश्याम लाल किसी एक्सपर्ट से मिले, उसने कहा घनश्याम लाल 50% पे क्यों हो भाई, बढ़िया टीम हायर करके लेके आओ, तुम्हारे जो 7 आदमी है सीनियर 7 आदमी लेके आओ, तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। घनश्याम लाल बोला अच्छा ऐसा, सीनियर आदमी ले आता हूं। तो घनश्याम लाल सीनियर आदमी हायर करके ले आया। 1 साल बीता, 1 साल बीतने के बाद श्यामलाल जिसने नए लोग हायर नहीं किए उसका तो बिजनेस बढ़ गया, वो 75% पे चला गया। और घनश्याम लाल जो सीनियर आदमी हायर करके लाया था उसका बिजनेस हो गया 25%। बोला क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, क्या चक्कर है। तो पता किया, और पता किया तो समझ में आया कि भाई श्यामलाल के पास में 6 वर्कर 1 मैनेजर था और इसके पास में 1 वर्कर 6 मैनेजर थे। यानी कि 6 मैनेजर मिलकर के 1 वर्कर से काम करा रहे थे। 6 मैनेजर मिलकर के 1 वर्कर को पता, सीनियर आदमी आ गए, सीनियर हो गए तो मीटिंग करते थे 6 मैनेजर और 1 वर्कर को काम दे देते थे। तो घनश्याम लाल ने क्या किया, यार मैं तो महंगे आदमी ले आया फिर भी धंधा कम हो गया। मैनेजमेंट कंसल्टेंट को बुलाया, भैया तुम आओ जरा मुझको बताओ गलती क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट आया, उसने कहा भाई ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बोले वो क्या होता है। बोला इनकी डेजिग्नेशन चेंज करने पड़ेंगे, 6 लोग 1 आदमी को डायरेक्शन दे रहे हैं, ऊपर टॉप पे एक रखो डायरेक्शन वो देगा। ठीक है। 1 साल के बाद क्या हुआ, 1 साल के बाद देखा भाई जो श्यामलाल था वो तो 75 से 95% पे चला गया, घनश्याम लाल 5% पे रह गया। बोला यार कंसल्टेंट लाने के बाद भी दिक्कत। तो पता चला उसने रिस्ट्रक्चरिंग क्या करी थी, उसने कहा था कि जो 6 सीनियर लीडर हैं उनमें 1 नेशनल हेड रख दो, 2 सेल्स स्टेट हेड रख दो और 3 रीजनल हेड रख दो और फिर 1 वर्कर रख दो। तो वो नेशनल हेड स्टेट हेड को बताते थे करो, स्टेट हेड बेचारे रीजनल हेड को बताते थे तुम करो, और रीजनल हेड वर्कर को बताते थे तुमको। तो करने वाला अभी भी एक ही था। अब घनश्याम लाल और परेशान, यार मैं सीनियर आदमी भी ला रहा हूँ और धंधा भी कम होता जा रहा है। तो घनश्याम लाल ने क्या किया, एक HR एजेंसी लेके आया। बोला तुम परफॉर्मेंस चेक करके बताओ कि परफॉर्मेंस आ क्यों नहीं रही है, मैं तो सीनियर आदमी लेके आ गया हूं। तो वो कंसल्टेंट आया, उसने आकर के इंटरव्यू किया सबको कि भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। तो परफॉर्मेंस में जब सबको इंटरव्यू किया, चेक किया, नेशनल हेड को इंटरव्यू किया, स्टेट हेड को किया, रीजनल हेड को किया और उसे बेचारे 1 वर्कर को भी किया। तो उसने रिपोर्ट बना के दी कि वर्कर जो है ना डीमोटिवेट हो गया है और वही काम नहीं कर रहा है, इसीलिए सारी दिक्कत आ रही है। तो उसने बोला अब क्या किया जाए। तो उन्होंने वर्कर को निकाल दिया और बाकी 6 जो सीनियर थे उनको इंसेंटिव दिया कि तुमने हमारे को हेल्प की, मदद करी कि ये बताने में कि काम हो क्यों नहीं रहा है। अब देखो यही लफड़ा है कि आदमी जो है मीटिंग पे मीटिंग करता रहता है, बात करने वाले लोग बहुत आते हैं और काम होता नहीं है। काम करना है भैया, काम करना है। मैं आपको अगली स्ट्रैटेजी से समझाता हूँ और उसके बाद बताऊंगा मीटिंग करनी कैसे चाहिए। अगली स्ट्रैटेजी मैं दे रहा हूँ आपको इंडियन आर्मी की, माई आवर्स टेक्निक बोलते हैं इसको। माई आवर टेक्निक, अपने आवर्स को ढंग से इवेल्युएट करो, कैलकुलेट करो। आप ना मैनेज नहीं कर सकते उसको जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो अपने आवर्स को मेजर करना चाहिए। आपको टाइम ट्रैकर रखना है, एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स रखना है। इफ यू वांट टू बी मोर प्रोडक्टिव यू नीड टू मास्टर योर मिनट्स। अपने मिनट्स को मास्टर करो कि आप कितना समय किस चीज पे लगा रहे हो। मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं हिसार गया कैंटोनमेंट में एक बार ट्रेनिंग करने के लिए। वहां बहुत सारे कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, जनरल्स सब थे जिनको मुझे ट्रेनिंग करने जाना था लीडरशिप पे। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैं पहुंचा शाम को 6 बजे, और 6 बजे पहुंचा तो वहां ब्रिगेडियर आए मेरे कमरे में, मिस्टर बिंद्रा। मैंने कहा हाँ जी, वी आर हैप्पी टू इनवाइट यू फॉर द डिनर। तो मैं कहा अच्छा ठीक है जी, आता हूँ डिनर पे। तो कितने बजे पहुंचना है। मिस्टर बिंद्रा आप 8:01 पे आ जाइएगा। हैं 8 मैं कहा 8 बजे आ जाओ। नहीं, 8:01 से पहले मत आइएगा। अच्छा, तो मैंने कहा उसके बाद आ जाऊं 8:05 तक, 8:10 तक। नहीं, 8:02 के बाद नहीं आइएगा। मैं बड़ा परेशान हो गया है जी। मैं उस चक्कर में डिनर पे नहीं गया। मैं कहा यार ये इतना टाइट शेड्यूल दे दिया है, कहीं आगे पीछे चला गया, कोई बोल दिया किसी ने, मैं डिनर पे नहीं गया। उनका डिनर हो गया। अगले दिन मेरा सेमिनार से पहले मैंने शेफ को रात को बोला कि भाई ब्रेकफास्ट दे देना सुबह। शेफ आया, बटलर था, बोला साहब कितने बजे आप ब्रेकफास्ट लेना चाहेंगे। मैंने कहा यार 7, 7:15 बजे देना सुबह सुबह। नहीं साहब 7 बजे के 7:15 बजे।
मैं कहा ये भी बड़ा एग्जैक्ट है। मैं कहा 7:10 पे। अब मैं तैयार होने में लेट हो गया था, बाथरूम में था, घंटी पे घंटी बजे जाए, और मैं आया, दरवाज़ा खोला, 7:10 थे, वो ब्रेकफास्ट लेके आ गया। मैं कहा बड़े पंक्चुअल है सबके सब, है जी। और उसके बाद अब मेरा सेमिनार का टाइम आ गया था, सुबह मेरा सेमिनार था। मैं कहा कितने बजे सेमिनार? उन्होंने कहा कि 8:29 से पहले मत आना, 8:30 के बाद मत आना। मैं कहा चक्कर क्या है जी, ये क्या सिस्टम है आपका? बोलो नहीं मिस्टर बिंद्रा, 8:29 से पहले सारे कर्नल्स, सारे ब्रिगेडियर्स सब आएंगे, जनरल्स भी आ जाएंगे। 8:30 के बीच में, 8:29 और 30 के बीच में आप आएंगे। तो मैं कहा नहीं 8:31 पे आ जाऊंगा तो क्या? नहीं, 8:30 के बाद हमारे जनरल आएंगे, सबसे सीनियर जनरल, उनके बाद कोई नहीं आता है। मैं कहा मैं पहले आ जाता हूँ, 8:25 पे नहीं नहीं, वो आपका रिस्पेक्ट नहीं होगा, आपके पार्टिसिपेंट्स आपसे पहले आने चाहिए, फिर आप आएंगे, और जनरल के बाद कोई आता नहीं है, तो इसलिए आप उनसे पहले आएंगे। तो वो दिन देख करके ना मेरे को डिसिप्लिन समझ में आया है जी। 8:29 के पहले नहीं और 8:30 के बाद नहीं। और जी मैं 8:20 पे ही हॉल के थोड़ा 200 मीटर पहले जाकर के बैठ गया। मैं कहा बीच में जो है ना बिल्कुल टाइमर लगा करके, और एकदम 8:29 2 सेकंड 1 सेकंड में वहां पहुंच गया, और 8:29 30 सेकंड पर ठाक से अंदर घुस गया। मैं कहा नहीं तो कोई बाद में बोल ना दे। ये था जी। हाँ, ये मेरे को बात समझ में आई कि पंक्चुअलिटी क्या होती है इंडियन आर्मी की। कोई मुझे एक बार चुटकुला भी सुना रहा था कि अ पंक्चुअल हस्बैंड इज अ लोनली मैन। वो वाइफ तो देर कर ही देती है, बेचारा हस्बैंड बहुत पंक्चुअल हो तो अकेला ही पड़ जाएगा, वेट ही करता रहेगा। इंडियन मिलिट्री का एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट का। सन अप से सन डाउन तक वो हर चीज़ को वेल ऑयल्ड मशीन की तरह करते हैं, इतना ट्रेंड होते हैं फास्ट और एफिशिएंट काम करने में। टाइम मैनेजमेंट उनके लिए नॉन नेगोशिएबल है। सिंगल फोकस, क्लियर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और एफिशिएंट रिसोर्सेज और करेक्ट प्रायोरिटी के साथ काम करते हैं। दैट्स कॉल्ड इंडियन आर्मी। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी उसी पर रहती है। बहरहाल 36 स्ट्रैटेजी, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव का मतलब है choosing to do one thing means you are automatically choosing not to do all other things which you could have done at the same time. अगर आपने डिसाइड किया आप ये काम करेंगे, इसका मतलब आपने ये भी डिसाइड किया कि आप ये 10 काम नहीं करेंगे क्योंकि आप ये एक काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव। क्या मतलब हुआ कि आप पीपल शुड कम आउट एंड से व्हाट अ वैल्यूएबल मीटिंग इट वाज। इतना फोकस्ड होकर के एक काम करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे काम उसके चक्कर में छोड़े हैं। अब आपने इतने काम छोड़ दिए तो जो काम कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो। वरना स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि मीटिंग सबसे आसान तरीका है समय खराब करने के लिए, और आपको अननेसेसरी मीटिंग कम करनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट होती है। इतनी मैन पावर आकर के बैठती है, इतनी कॉस्ट लग जाती है उसके साथ में। आपकी मीटिंग से आपको आरओआई मिलना चाहिए, रिटर्न जो आपको मिले वो उस मीटिंग की कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। मीटिंग को ट्राई करें हमेशा डिस्ट्रैक्शन के बिना रहे, क्योंकि 30 से 50% प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मीटिंग में बहुत टाइम खराब कर देते हैं। और अदरवाइज क्या, कभी कोई ड्रॉप इन कर जाता है, मीटिंग के बीच में टाइम वेस्ट होता है। कमिटी मीटिंग हो रही है, रिक्रूटमेंट इंटरव्यू हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग हो रही है, रिव्यू की मीटिंग हो रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो रही है। तो रिसर्चर कहते हैं कि 45% टाइम आप अपनी बेकार की मीटिंग्स को अवॉइड भी कर सकते थे, जो कि अनप्रोडक्टिव हो जाती है आपके लिए। अब इसको करना कैसे, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना, अगली स्ट्रैटेजी में समझते हैं। आरओआई एंड सीबीए ऑफ मीटिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ मीटिंग। आप कोई भी मीटिंग कर रहे हो, उस मीटिंग से पहले देखो कितने लोग बैठ रहे हैं। अगर 10 लोग बैठ रहे हैं तो उनकी पर आवर कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। अगर आप उस आदमी को 3 लाख रुपया महीना देते हो तो मतलब आप उसको 10,000 रुपया रोज का देते हो। 10,000 रुपया रोज का देते हो और वो 10 घंटे काम करता है, मतलब 1,000 रुपया घंटा उसका हो गया। और 1,000 रुपया घंटा अगर उसका लग रहा है, वैसे एक्चुअली ज़्यादा लगेगा क्योंकि छुट्टी के दिन वो आता नहीं है, आता कम दिन है, करता है 24 दिन काम, तनख्वाह लेता है 30 दिन की, तो 24 दिन के हिसाब से निकालोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो 1,500 रुपया घंटा ले रहा है और 10 लोग बैठ रहे हैं तो आपका 1 घंटे के 15,000 रुपये लग गए। अब उस 15,000 रुपये से आपने 75,000 रुपये कमाई कि नहीं कमाई, ये देखना चाहिए आपको। क्योंकि वो अगर यहाँ नहीं बैठते और जाके काम करते तो शायद 15,000 रुपए की कॉस्ट पे वो 30, 40, 50,000 रुपए आपको कमा के दे देते। अब आपने उनके वो काम को रोका और यहाँ बिठाया, तो आपको उससे ज्यादा आउटकम निकालना चाहिए। क्या वो एक्सपेंस जस्टिफाइड है कि नहीं है, उस आरओआई मीटिंग से सक्सेसफुल प्रोडक्टिव निकल रही है कि नहीं निकल रही। आपकी मीटिंग हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल होनी चाहिए उनकी बाकी एक्टिविटीज जो अदरवाइज करते हैं, अगर वो मीटिंग में नहीं बैठते तो उसके मुकाबले। थिंक अबाउट योर टाइम एंड ऑल्सो द टाइम ऑफ अदर्स। पर आवर रेट पे कैलकुलेट करो और देखो कि अगर ये मीटिंग में नहीं बैठते तो कितने रुपए का काम कर देते, मीटिंग में बैठ रहे हैं तो कितने रुपए का काम निकाल लूंगा। वरना ज्यादातर मीटिंग में लैक ऑफ पार्टिसिपेशन के चक्कर में या लेट शुरू होने के चक्कर में, साइड में आजू बाजू आलतू फालतू बात करने के चक्कर में मीटिंग खराब हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। कई बार अनक्लियर एजेंडा हो, इसलिए भी टाइम वेस्ट होता है। कई बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, टाइम वेस्ट हो जाते हैं। कोई लोग लेट आते हैं बीच में, उनके चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है, उनको दोबारा समझाओ। कभी कभार मीटिंग के लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं होते, उस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है।
कभी कभार मीटिंग का कंट्रोल ही लूज हो जाता है, बात हो रही थी कुछ, अब होनी शुरू हो जाती है कुछ। कभी कभार हम लोग टॉपिक से ही भटक जाते हैं और हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, या किसी ऐसे आदमी को बिठा देते हैं जिसकी मीटिंग में कोई जरूरत ही नहीं, उसका पूरा ही टाइम वेस्ट होता है। ऐसा करके अगर मीटिंग बहुत अच्छी भी हो तो 60 मिनट में से, 1 घंटे की मीटिंग में 60 मिनट में से 12 मिनट तो वेस्ट होंगे ही होंगे, अंदर जाने में, बाहर आने में, और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने में, कुर्सी में बैठ के एडजस्ट होने में, इधर उधर सेटल होने में। 60 में 12 मिनट तो वैसे ही वेस्ट होते ही होते हैं। तो अब करें क्या? आप करिए ये कि आप मीटिंग मैनेजमेंट स्किल को सीखिए, अपने आप को इवैल्यूएट करिए। मेरी 38वीं स्ट्रैटेजी, मीटिंग मैनेजमेंट स्किल क्या होते हैं, पहले चेक करो कि भैया इस मीटिंग को अटेंड करने की कॉस्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इस मीटिंग क्या ये एडिक्वेटली मैंने प्लान करी है कि नहीं करी, क्या मीटिंग 1 घंटे की थी 2 घंटे तो नहीं हो गई है, क्या मीटिंग वर्थवाइल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, नहीं, क्या मीटिंग में सबके सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या खाली 4 लोग बात कर रहे हैं और बाकी 8 लोग फालतू आकर के बैठे हुए हैं, क्या मीटिंग अपने एजेंडा पे थी या एजेंडा से बाहर चली गई है, क्या मीटिंग बार बार अपने एजेंडा से हट जाती है, या फिर मीटिंग को मैं कुछ कम कर सकता हूं, या मीटिंग आधी हो सकती थी क्या। अच्छा, लेट कमर जो है ना उनके लिए तो बड़ा स्ट्रांग नियम रख लो, एक बार स्ट्रांग नियम रख लो, उनको वापस भेज दो या उनको धमका दो या डांट दो, अगली बार से लोग लेट नहीं आएंगे। जैसे ही मीटिंग शुरू होती दरवाजा बंद कर देना चाहिए, लेट कमर को अलाउ ही नहीं करना चाहिए, अगली बार अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं तो एडजस्टमेंट, रेपिटेशन, उनके एक्सप्लेनेशन के चक्कर में 10-20% टाइम और वेस्ट हो जाता है। वो आकर के नई कुर्सी ढूंढेगा, आकर के अपनी जगह बनाएगा, पूछेगा, आजू बाजू बात करेगा क्या क्या बात हो गई करके। और फिर ये जीरो टॉलरेंस भी बिल्ड करो आपके, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको बोलो भाई अगली बार से मत आ, जो मीटिंग में इंटरप्ट कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है, या आर्ग्यूमेंट ज्यादा करता है, या फिर ग्रुप में कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उसको भी बाहर कर दो, क्योंकि अगली बार इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे को। अगर आप एक चेयरमैन है तो आपको भी ये देखना है कि मीटिंग आपके लिए भी जरूरी है कि नहीं है, इस मीटिंग में मैं कितनी देर की रखूं, क्या इससे कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, क्या इससे हम कुछ बड़ा अचीव कर पा रहे हैं, इसकी मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, एवरेज सैलरी, बाकी लोग की सैलरी, सबकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, इस सब का गणित निकालिए, तभी आपको फायदा होगा और उसी के बाद आप मीटिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे चलो मीटिंग तो हो गई, लेकिन मीटिंग के बाद आउटकम को कैसे डिफाइन करें, आउटकम को कैसे कंट्रोल करें, मीटिंग के बाद काम भी होना चाहिए। ऐसी मीटिंग कैसे करूं कि मीटिंग खत्म होते ही काम होना शुरू हो जाए और टाइमली काम खत्म भी हो जाए। तो उसके लिए मेरी अगली स्ट्रैटेजी 39th, TRA TRS। TRA TRS का मतलब है टास्क, रिस्पॉन्सिबल, एक्शन स्टेप, टाइमलाइन, रिव्यूअर और सपोर्ट। 6 चीजें। इसका मतलब है क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, इसको चेक कौन करेगा, बॉस कौन है यानी कि रिव्यू कौन करेगा, और कंट्रीब्यूटर किसकी मदद से करेगा। इसको बोलते हैं व्हाट, हु, हाउ, बाय, व्हेन, और इसका बॉस कौन है यानी कि रिव्यूअर कौन है, और सपोर्ट कौन करेगा, कंट्रीब्यूटर कौन है। अगर आप ये 6 चीजें लिख दोगे कि कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, इसको चेक कौन करेगा, और आपने 6 चीजें लिख दी तो काम होने शुरू हो जाएंगे, काम आगे चल पड़ेंगे। कई बार क्या रहता है, मीटिंग में हो सब बैठे और हमने मीटिंग में समझ भी ली हाँ ये करेंगे, हाँ करेंगे, जान लगा देंगे, हम सब करेंगे, सब पूरी कंपनी मिलकर करेगी। बाहर निकलने के बाद लोग क्या बोलते हैं, मैं जरा चाय पी के आता हूँ, तू संभाल लियो। अब पता ही नहीं चला करेगा कौन काम। तो हर एक मीटिंग में आप नाम बड़ी क्लियरली लिख दीजिए कि जब आपके पास टास्क, रिस्पॉन्सिबल, एक्शन स्टेप, टाइमलाइन, रिव्यूअर और सपोर्ट, ये 6 चीजें होंगी तो काम अपने आप होने लग जाएंगे, क्योंकि रिव्यूअर इसको रिव्यू करेगा, एक्शन स्टेप्स जो पहले डिफाइन हो गए उनके हिसाब से ही काम होगा, जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसके नाम पे प्रश्न कर लिया जाएगा, अगर वो काम रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं कर पा रहा तो सपोर्टर अपने आप अंदर आकर के मदद करके चला जाएगा। फिर भी इन सबको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, मेरी 40th स्ट्रैटेजी, स्टैंड अप मीटिंग करो। टेबल पे बैठना नहीं, कुर्सी पे बैठना नहीं, मीटिंग को शॉर्ट कर दो, खड़े खड़े मीटिंग कर दो। एक कमरे में आओ आओ भाई, सारे के सारे खड़े हो जाओ, सर्कल में खड़े हुए, इसको बोलते हैं स्टैंड अप मीटिंग या वॉकिंग मीटिंग। ये क्या तरीका है, ये एक रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आपका मीटिंग 50% कम टाइम में हो जाती है, इससे टाइम कम लगता है, डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। रिसर्च कहता है स्टैंड अप मीटिंग बेटर कोलैबोरेट करती है, हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। खड़े खड़े मीटिंग करो, आ जाओ। अब वो क्या होगा, जो मीटिंग 20 मिनट की होनी थी 10 मिनट में हो जाती है, क्योंकि अंदर बैठना, आना, कुर्सी पे अपनी जगह बनाना, उठना, वापस निकलना, ये सब में फालतू टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और अदरवाइज रिसर्च के हिसाब से 34% तो कम से कम समय आपका बचता ही बचता है। अगर 50% नहीं बचता तो 34% कम से कम बचेगा स्टैंड अप मीटिंग में। आगे चलते हैं। एक और चीज है कि मीटिंग्स तो ठीक है, लेकिन मीटिंग्स के बाद कई डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, कहीं मेल्स आती हैं, कहीं आपको सबको भी स्टडी करना है, तो उसके लिए है 3D टेक्निक 41। मतलब इसमें 3D होते हैं, डॉक्यूमेंट, डील विद इट, डिलीट इट। हाँ, या तो कोई आपका पेपर आया, आपको आगे जरूरत पड़ेगी उसको डॉक्यूमेंट कर दो, जिस पे अभी डिसीजन लेना उससे डील कर लो, और जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लगता है यार बहुत ट्रिवियल बेकार की चीज, उसको डिलीट कर दो, पर डिसीजन जरूर ले लो। अदरवाइज इफ यू कीप डीलिंग विद लॉट ऑफ पीसेस ऑफ पेपर, बहुत सारे पीस ऑफ पेपर रहेंगे और कोई डिसीजन नहीं लोगे,
देन यू विल कंटिन्यू वेस्टिंग योर टाइम। इसको इनबॉक्स जीरो टेक्निक भी बोलते हैं कि अपने ईमेल के इनबॉक्स को हमेशा जीरो करते चले जाओ, ये आपको बहुत मदद करेगा हमेशा। बहरहाल आगे चलते हैं कि इसको अच्छा करने के लिए एक और तरीका क्या है, टेक्नोलॉजी यूज़ करो, डिसीजन ऑटोमेटेड मेथड। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, ये बिकॉज टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप, TNS। आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनको पेपर पे मत लेके आओ, टेक्नोलॉजी पे ले आओ। आपका टैक्स है, बिलिंग है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, सेल्स फोरकास्टिंग है, रिपोर्ट जनरेशन है, डेटा एनालिसिस है। मैंने अपनी कंपनी बड़ा बिजनेस में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी है। कि मैं लीड मैनेजमेंट कैसे होगा, कंप्लायंस है, हमारे को बजट बनाने हैं, कोई मार्केटिंग का कैंपेन है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, इनवॉइसेस बनेंगे, किसी की छुट्टियां हैं, कौन छुट्टी ले रहा है, कितनी छुट्टी ले रहा है। अब हर एक आदमी से पूछ थोड़ी सकते हो कितनी छुट्टी लिया तू, अरे बहुत छुट्टी मार रहा है भैया, क्या चक्कर है तेरा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सब टेक्नोलॉजी पे हो जाना चाहिए। अप्रेजल टेक्नोलॉजी पे हो जाना चाहिए कि अगर तुम्हारी रेटिंग 3 स्टार है तो मैं 10% तनख्वाह बढ़ेगी, 4 स्टार है 15% तनख्वाह बढ़ेगी, और तुम्हारी रेटिंग 5 में से 5 यानी कि 5 स्टार है तो 20% तनख्वाह बढ़ेगी। और अगर तुम्हारे को प्रमोशन भी मिला है तो 20 प्लस 5 तुम्हारी 25% तनख्वाह बढ़ेगी। और अगर तुम आउटस्टैंडिंग टॉप 5% एम्प्लॉइज में से हो तो तुम्हारी तनख्वाह 30% बढ़ेगी। अब मॉडल सेट हो गया, अप्रेजल बिल्कुल सेट हो गया। रिक्रूटमेंट को, एम्प्लॉय अटेंडेंस को, एग्जिट फॉर्मेलिटी को, कॉम्पनसेशन को, सबको जितना ऑटोमेट कर सकते हो, जितनी बड़ी कंपनी होती जाए, टेक्नोलॉजी बिल्ड करते चले जाओ। अब हम छठे यूनिट पे आ गए, फाइनल यूनिट, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। कुछ लोग आलसी होते हैं, इतने आलसी होते हैं कि वो बहुत आलसी होते हैं। सी यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। आप केवल एक एक कदम तो चलो, जहां तक रास्ता दिखते जाए वहां तक चलते जाओ, वहां के आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। छोटे छोटे स्टेप्स लो, प्रोक्रास्टिनेट मत करो, डिले मत करो। एक बार एक बूढ़ा आदमी मृत्यु की शैया पे पहुंच गया था, उसके सारे बच्चे, उसकी पत्नी आसपास आ गए, और बूढ़ा आदमी बोला कि अब मैं मरने वाला हूं। तो उसके बेटे आसपास थे सारे के सारे। तो उसका सबसे बड़ा बेटा बोला कि पिताजी, जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे को कोई ज्ञान की बात बताएं। पिता बोले, ज्ञान की बात तो मैं बताना चाहता हूं बेटा, पर मेरे पास समय कम है, मुझे कम से कम 3 से 5 घंटे और चाहिए तुम्हें ज्ञान की बात बताने के लिए। तो तुम कुछ पैसा खर्च करके मेरी उम्र 6 घंटा 5 घंटा बढ़ा सकते हो क्या? तो बेटे ने बोला, पिताजी मेरा पैसा क्या, आपका पैसा क्या, पूरी दुनिया का पैसा लगा के भी आपको ज़रा टाइम नहीं दिया जा सकता है। जैसे ही बेटे ने ये बोला, पिता ने आंख बंद करी और जवाब दिया कि मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता था, दिस इज द लेसन आई वांटेड टू गिव। और उसके बाद कमरे में शांति हो गई, पिता ने शरीर छोड़ दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा लेसन है कि अब कितना भी पैसा खर्च कर लो, टाइम वापस नहीं आएगा। समय इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज़ है। आप इसे खरीद नहीं सकते हो, लेकिन खर्च कर सकते हो। खरीद नहीं सकते, खर्च कर सकते हो। आप इसे रख नहीं सकते, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हो। एक सेकंड निकल गया तो वापस नहीं आ सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, लेकिन बहुत थोड़ा है, और आप इसको जमा नहीं कर सकते अपने पास, इसीलिए ये प्राइसलेस है। और प्रोक्रास्टिनेशन जो है, काम को डिले करना, काम को टालना, ये क्रेडिट कार्ड की तरह है। इस्तेमाल करते हुए तो मजा आता है, जब बिल आता है तो पता चलता है। हाँ, कि प्रोक्रास्टिनेशन इज असैसिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन। असैसिनेशन मतलब हत्या। किसकी हत्या? आपने प्रोग्रेशन की हत्या कर दी है। इसीलिए चीज़ों को टालो मत। कुछ लोग इतने, सम पीपल आर लेजी रूलर्स ऑफ नेशन कॉल प्रोक्रास्टिनेशन। इतने आलसी होते हैं लोग, इतने आलसी। तो अगली स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। अगर इस हालत से बाहर निकलना है तो अपने लिए रिवॉर्ड्स रखो, बिल्ड रिवॉर्ड्स फॉर अर्ली ग्रेटिफिकेशन। कई बार क्या होता है, हमारा काम करने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि यार पता नहीं कब जाकर के काम कंप्लीट होगा, कब रिवॉर्ड मिलेगा, कब बेनिफिट मिलेगा। आप रोज योगा इसलिए नहीं करते क्योंकि एक दिन योगा करने से आप बाबा रामदेव नहीं बन जाओगे। रोज जिम इसलिए नहीं जाते क्योंकि आप 4 दिन 8 दिन जिम जाकर के कोई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर तो बन नहीं जाओगे। तो इसीलिए लगता है यार बन तो रहा नहीं हूँ आर्नोल्ड, तो छोड़ो, नहीं जाता। और अगर आज नहीं जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस चक्कर में आदमी जाता नहीं, डिले करता है। तो छोटे छोटे रिवॉर्ड रखो अपने लिए। छोटे छोटे रिवॉर्ड रखोगे तो देखो आदमी करता क्यों नहीं है काम। 2 कारण से काम नहीं करता है, टालता है। एक कि उसे काम करना अच्छा नहीं लगता, दूसरा उसे काम करना आता नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दो तो स्पीड ब्रेकर को रिजॉल्व कर दो। कैसे करोगे? अर्ली ग्रेटिफिकेशन से। छोटी छोटी ग्रेटिफिकेशन, छोटे छोटे रिवॉर्ड रखो अपने लिए। इतना अचीव करूंगा तो ये मजा मिलेगा मुझे, इतना अचीव करूंगा तो आइसक्रीम खाऊंगा, इतना अचीव करूंगा तो घूमने जाऊंगा, इतना अचीव करूंगा तो ये मेरे को मिलना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड रखोगे, अपने खुद के रिवॉर्ड अपने आप बना लो। टाइम इज द ओनली कैपिटल एन एंटरप्रेन्योर कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। आप कभी नहीं छोड़ सकते हैं इसको। अगली स्ट्रैटेजी, डू इट
नाउ टेक्निक। डू इट नाउ टेक्निक क्या है? आप अगर कोई छोटी सिंगल एक्टिविटी और 2 मिनट में हो सकती है तो वैसे ही डिले मत करो, अभी कर दो, उसका थिंकिंग प्लानिंग मत करो, क्योंकि टाइम इतना स्लिपरी है कि मछली को भी आप कई बार अपने हाथ से पकड़ते हो फिसल जाती है। हो सकता है मछली ना फिसले पकड़ा जाए, लेकिन टाइम पक्का फिसल जाएगा। हाँ, तो इसीलिए काल करे सो आज कर, कल करे सो परसों, ऐसा बोलते हैं लोग। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, नहीं भैया। हाँ, कंटिन्यूअस एक्शन फ्यूल्स दी मोटिवेशन। कंटिन्यूअस एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन मोटिवेशन को किल कर देगा। एवरी टाइम यू चूज टू डू वन थिंग, यू ऑटोमेटिकली चूज नॉट टू डू मेनी अदर थिंग्स। इसलिए एक चीज काम की उठाओ और डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। लेकिन आप करते क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको इल्यूजन ऑफ परफेक्शन होता है, करूंगा तो परफेक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये भी बड़ा लफड़ा है, ये मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है। कई एंटरप्रेन्योर जो है वो परफेक्ट काम करना चाहते हैं, और परफेक्ट काम कुछ भी नहीं होता है। परफेक्ट काम भगवान के लिए, आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम। ये एक बेकार का इल्यूजन, ये एक ऐसा इल्यूजन है जिसको कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो आप काम को करो और हर बार इंप्रूव करते रहो, बाद में इंप्रूव करते जाओ, बाद में इंप्रूव करते चले जाओ। पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा। एक्सीलेंस इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक्सीलेंस मेरे काम है और परफेक्शन भगवान का काम है। इंसान परफेक्ट काम नहीं करता है। नहीं तो क्या होता है कि आप परफेक्शन करने के चक्कर में लगे रहते हो, होता नहीं है तो बोर हो जाते हो। आप बोर हो जाते हो तो उसके बाद फिर आप काम छोड़ देते हो, फिर पर कोशिश करते हो कि परफेक्ट होता नहीं है, फिर बोर हो जाते हो, बोर हो जाते हो, फिर काम छोड़ देते हो। ये बड़ा एक लूप है कि परफेक्शनिज्म में क्या, करूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपकी प्रोग्रेस को डिले कर देगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप बोर हो जाओगे। अब मैं नहीं करूंगा, करूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा, मैं नहीं करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अरे बीच का रास्ता निकाल के इंप्रूवमेंट करते चले जाओ। हाँ, आप डिले कर रहे हो, टाइम थोड़ी डिले करेगा, वो तो निकल जाएगा हाथ से। क्योंकि अगर आप एक जगह पे खड़े हो गए, और एक जगह पे थोड़ी देर भी खड़ा रहना पीछे जाने का सबसे अच्छा उपाय है। स्टैंडिंग स्टिल इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स। तो आपको प्रोग्रेस चाहिए, आगे चलना है। अब इसको करते कैसे हैं? इसके लिए आप टाइम लिमिट डालो। इसका बड़ा अच्छा लॉ है, पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ का मतलब क्या है? काम उतना ही एक्सपैंड होगा जितना टाइम अवेलेबल होगा। वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। काम उतना ही एक्सपैंड होता, नहीं तो काम इतना फैल जाता है। अगर आप 1 महीने के काम को 1 साल दे दोगे तो 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा। 1 महीने के काम को 2 साल दे दोगे तो वो 2 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा ही होता है हमेशा। 1 घंटे के काम को पूरा दिन दोगे तो पूरे दिन में भी खत्म नहीं होगा। तो काम को जितना टाइम लिमिट दोगे, काम उतने के अंदर एडजस्ट होकर कंप्लीट हो जाता है। अमाउंट दैट यू गिव टाइम टू योरसेल्फ टू कंप्लीट अ टास्क, वही अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। ये टेक्निक ना प्रोक्रास्टिनेटर के लिए, आलसी आदमी के लिए बहुत बढ़िया टेक्निक है। ये उनके लिए, वो क्योंकि वो प्रेशर में आते हैं, काम फटाफट खत्म कर देते हैं। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, बिना चार्जर के काम करके देखो, बैटरी खत्म होने से पहले काम खत्म कर दोगे आप। आपको पता है बैटरी खत्म होने वाली, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। टाइम लिमिट डालते ही आदमी काम जल्दी खत्म कर देता है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी एक कंपनी है इन्वेंटो रोबोटिक्स, ये बैंगलोर में है कंपनी। वो रोबोट बनाते हैं, मित्रा रोबोट। उनको बाहर से प्रोजेक्ट मिलता है कि हमारे लिए 5 रोबोट बना दो, हमारे लिए 20 रोबोट बना दो, हमारे लिए 50 रोबोट बना दो। तो वो कहते हैं हम किसी भी काम को डेडलाइन हम नहीं देते, हम क्लाइंट से लेते हैं डेडलाइन, और क्लाइंट की डेडलाइन के चक्कर में हम सब दिन रात लग करके काम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल डेडलाइन मिल गई। इसको बोलते हैं पार्किंसन लॉ। आपका काम उतना ही एक्सपैंड होगा जितना आप उसको टाइम दोगे। अगर आपने 1 हफ्ते के काम को 1 महीना करोगे तो वो 35 दिन में होगा, और अगर आप 1 हफ्ते के काम को 2 दिन में करना चाहोगे तो दूसरे दिन भी हो जाएगा। तो यही तरीका है कि आप कमिटमेंट टेक्निक को फॉलो करो। इसको बोलते हैं कमिटमेंट टेक्निक। कमिटमेंट टेक्निक क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से टाइम लिमिट दे दो। आप देखो, आपको जब रुकना है ना, आप रुक जाते हो, लेकिन अगर आपने टाइम लिमिट दिया तो आप नहीं रुकोगे। तो आप एक डेडलाइन डालो, डेडलाइन, डेडलाइन, डेडलाइन। हर मीटिंग से पहले डेडलाइन, हर मीटिंग के बाद डेडलाइन। इससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, अर्जेंसी क्रिएट होती है। अर्जेंसी क्रिएट होते ही, अर्जेंसी डिफरेंशिएट करता है एक प्रैक्टिशनर में और प्रोक्रास्टिनेटर में। प्रैक्टिशनर आगे बढ़ता है, प्रोक्रास्टिनेटर, आलसी आदमी, पीछे चला जाता है। वही फर्क है। अगली स्ट्रैटेजी, इसको और इंप्रूव करने के लिए 18 मिनट्स एसपीआर स्ट्रैटेजी। एसपीआर का मतलब क्या है? शेड्यूलिंग, प्रोग्रेस एंड रिव्यू। अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करिए। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये हर आदमी इंप्लीमेंट कर सकता है। आप सुनना मेरी बात को। पहले ना सुबह 5 मिनट निकाल लो, 5 मिनट निकालो शेड्यूल करने में। आज क्या करूंगा, आज क्या करूंगा, आज क्या करूंगा, आज क्या करूंगा। 5 मिनट में पूरे दिन को प्लान कर लो। फिर हर घंटे में 1 मिनट का ब्रेक लो, और 1 मिनट के ब्रेक में प्रोग्रेस देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक जा रहा है कि गलत जा रहा है, कुछ और कर रहा हूं कि यही कर रहा हूं, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं कि काम कर रहा हूं। तो आपने सुबह दिया 5 मिनट, हर 1 घंटे पे 1 मिनट दिया, 8 घंटे आपने जैसे काम किया तो अपने 8 मिनट और दे दिए, और उसके बाद शाम को फिर से 5 मिनट दे दो। उसको बोलो रिव्यू। हाँ, वो तो पिछले 8 घंटे में मैंने जो किया ओवरऑल कितना प्रोडक्टिव था। तो सुबह के 5 मिनट शेड्यूल करो, दिन भर में हर घंटे में 1-1 मिनट दो, तो 8 मिनट हो गए।
उसको प्रोग्रेस बोलेंगे, और आखिरी के 8 घंटों के बाद शाम को 5 मिनट दे दो, उसको बोलते हैं रिव्यू। तो आपने स्केड्यूल किया सुबह 5 मिनट, आपने प्रोग्रेस दिया, दिन भर में चेक किया, दिन भर में 8 मिनट, और शाम को आपने रिव्यू किया 5 मिनट। तो 5 5 और बीच के 8, इसका मतलब टोटल हो गया 18 मिनट। 5 10 और 5 18 मिनट होगा। 18 मिनट की प्लानिंग से आप पूरे दिन को कंट्रोल कर सकते हो। सुबह 5 मिनट, दिन भर में 8 मिनट, शाम को 5 मिनट, और कुछ नहीं करना है। टेक केयर ऑफ योर मिनट्स एंड आवर्स, इट विल टेक केयर ऑफ योर जॉब बाय देमसेल्व्स। वेरी सिंपल, हाँ, मुश्किल नहीं है। स्केड्यूलिंग प्रोग्रेस रिव्यू, उसको बोलते हैं SPR स्ट्रैटेजी। इसको लिख लो भैया, स्केड्यूलिंग प्रोग्रेस रिव्यू को। वीडियो चला जाएगा तो आपके हाथ नहीं आएगा। वैसे मेरे जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियोस हैं वो सबको फ्री मिल रहे हैं। जो हमारे साथ में BCP का प्रोग्राम कोर्स खरीदता है उनको सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड का कंटेंट हमेशा के लिए फ्री मिलता है। क्योंकि ये अदरवाइज हम लोग जो फ्री में दे रहे हैं वो एक बार देते हैं सबको हमेशा पूरा अटेंड करने के लिए। 48वीं स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं MCD स्ट्रैटेजी, मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन। मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन मुझे बचपन से बहुत काम आया। मैं इतना तो जरूर करूंगा, इतना तो जरूर करूंगा। इस डिसिप्लिन का मतलब इतना ही होता है, इतना तो जरूर करूंगा, इतना तो करूंगा ही करूंगा, इतना तो जरूर करूंगा, इतना तो करूंगा ही करूंगा, इतना तो जरूर करूंगा। मतलब क्या हुआ, एक नॉन नेगोशिएबल MCD डाल दो आप, मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन। ये एक डिसिप्लिन होता है कि मेरा मिनिमम एक्सेप्टेड लेवल ऑफ एक्शन है, इतना लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिमम इतने कदम चलूंगा रोज वजन कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिमम इतने पेजेस पढ़ूंगा रोज किताब खत्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिमम इतने मिनट अपने परिवार के साथ रोज लगाऊंगा रिश्ते बनाए रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिमम इतने ग्लास पानी पीऊंगा ताकि मैं दिन भर हेल्दी रह सकूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिमम इतनी कैलोरी जरूर कंज्यूम करूंगा फिट रहने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं मिनिमम इतने घंटे के लिए स्पेंड करूंगा प्लान करने के लिए कि मेरा अगला दिन कैसे जाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इतना तो करूंगा ही करूंगा। तो वो मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन हो गया। और डोंट बी अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। हाँ, जब आप खड़े रहते हो तभी दिक्कत आती है। थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, बात बन जाएगी आपकी। क्योंकि ये मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन जो है ना, लेजीनेस को मार देता है, फाड़ देता है। ये लेजीनेस का दुश्मन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लेजीनेस का दुश्मन है। नो मास्टरपीस वाज एवर क्रिएटेड बाय लेजी आर्टिस्ट। लेजी आर्टिस्ट थोड़ी कुछ बना सकता है कभी भी। लेजीनेस इज मदर ऑफ ऑल बैड हैबिट्स। लेजीनेस माँ है सारी की सारी बुरी आदतों की। आफ्टर ऑल शी इज अ मदर, सो वी शुड रिस्पेक्ट हर। नो, वी शुड नेवर रिस्पेक्ट हर। हाँ, एक चुटकुला भी था क्या कि अगर लेजीनेस मदर है सारी बैड हैबिट्स की, तो मदर को तो, माँ को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। चुप कर, मेरी बात सुन, लेजीनेस से कभी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अमेचर जो होता है, जो बिल्कुल समझो एक कच्चा खिलाड़ी है, वो इंस्पिरेशन आने का वेट करता है, और एक लेजेंड वो उठ के काम पे निकल जाता है। इतना ही फर्क है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो बेटर टाइम टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम। स्टार्ट इट राइट नाउ। हाँ, स्टार्ट इट राइट नाउ। एक बार एक आदमी मीटिंग के लिए आया, तो मीटिंग के लिए आधा घंटा लेट पहुंचा। हमने कहा भैया लेट हो गए आप? बोला कुछ नहीं सर, जो चाय आपने पिलानी थी वो मैं घर में ही पीने बैठ गया था, तो वही खत्म करके आया हूँ। आपके यहाँ चाय पिलाने का टाइम बच जाएगा। चालू आदमी, बहुत बढ़िया स्मार्ट आंसर दिया। एवरी एक्सक्यूज यू गिव, यू विल ऑल्सो बी एकोड, इट विल ऑल्सो बी एकोड इन योर हॉलो आउटकम्स। क्या मतलब हुआ इसका? जब भी आप एक बहाना मारते हो ना, ये बहाना वापस आपको भी मारेगा आकर के, जब आपको खोखले रिजल्ट्स आपकी जिंदगी को खोखला कर देंगे। ये इसका अर्थ हुआ। चलो आते हैं, अब दो बाकी रह गई हैं क्विकली। 49th है नॉट टू डू लिस्ट स्ट्रैटेजी। टू डू लिस्ट स्ट्रैटेजी सब समझाते हैं, मैं कह रहा हूं नॉट टू डू लिस्ट स्ट्रैटेजी। ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपको डिस्ट्रैक्शंस वाले जो काम होते हैं उन सबको अपनी लिस्ट से बाहर करने की स्ट्रैटेजी है। मैं ये काम तो जरूर बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सारे काम बिल्कुल। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपका टाइम बहुत बर्बाद करते हैं, उनकी लिस्ट अलग से बना लो। ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, उनसे नफरत करनी शुरू कर दो आप। उसकी लिस्ट बना लो, वो लिस्ट को हमेशा हैंडी रखो। जब भी आप वो काम कर देते हो गलती से टिक मार दो। अब जितनी बार टिक मारते हो आपको पता चल जाएगा कितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होकर के आप फालतू कामों में लग गए। काउंट द नंबर ऑफ टिक्स एट द एंड ऑफ द डे। जितना आप जैसे काउंट कर लोगे, यार इतनी बारी मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, इतनी बारी मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ। फॉर एग्जांपल, फेसबुक दिन भर ऑफिस में नहीं देखूंगा। हाँ, अब क्या है, जब मैंने देखा तो टिक कर दिया, जब मैंने देखा तो टिक कर दिया, तो पता चला यार मैंने डिसाइड किया था नहीं देखूंगा, उसके बावजूद 5 बार देख लिया। क्योंकि एक बार आप फेसबुक खोल देते हो, इंस्टाग्राम खोल देते हो, और एक बार आप टिकटॉक खोल देते हो, तो कहां से कहां से कहां से कहां से कहां से कहां अब वो शॉर्ट्स भी आने लग गए यूट्यूब वीडियो में, है जी। और लोग गाने के साथ ही वीडियो बना देते हैं वहां पे, और फिर उसके बाद वो अगला देखते हो, अगला देखते हो, चलता रहता है। 30 सेकंड का होता है, और चलते 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 वेट वॉचर्स यही करते हैं। वो अपनी लिस्ट बनाते हैं कैलोरी की। अगर मैंने फालतू गलत का आइटम खाया, आज एक गुलाब जामुन खाया, टिक मार दिया, जितने टिक हो गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट टू डू लिस्ट स्ट्रैटेजी है। और 50वीं स्ट्रैटेजी, द नाउ हैबिट। डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ।
अच्छे दिन आने वाले, कब आएंगे? अभी, नाउ, अभी। अच्छे दिन अभी आएंगे। कौन लाएगा? मैं लाऊंगा, नाउ। फ्यूचर हमेशा अनसर्टन है, डू इट नाउ। अपने फ्यूचर के साथ में खिलवाड़, गैम्बल मत करो, उसके साथ जुआ मत खेलो, डू इट नाउ। फ्यूचर किसी को आज तक प्रॉमिस नहीं किया, डू इट नाउ। लूजर जो है वो हमेशा इतिहास में, पास्ट में जिंदगी बताता है, यू डू इट नाउ। टुमारो, कल, फ्यूचर, इसने किसी को कभी प्रॉमिस नहीं किया, डू इट नाउ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डू इट नाउ, कम ऑन। अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल विश कि मैंने कब शुरू कर दिया होता, इसलिए कह रहा हूं, डू इट नाउ। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। जो आज करोगे उसी से भविष्य बनेगा, इसलिए डू इट नाउ, डू इट नाउ। इसके बाद खड़े होने के बाद, इस वेबिनार के बाद डिसाइड करो कि मैं कौन सी एक आदत को अभी से इंप्लीमेंट करूंगा, अभी से। कौन सी एक आदत जो मेरी सारी जिंदगी बदल देगी, उसको अभी से इंप्लीमेंट करूंगा। यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज योर बिगिनिंग, नहीं कर सकते आप, बट यू कैन स्टार्ट नाउ एंड चेंज योर फ्यूचर, इसलिए डू इट नाउ। द वे यू गेट अहेड इज बाय स्टार्टिंग नाउ, इसलिए बोल रहा हूं, डू इट नाउ। इफ यू स्टार्ट नाउ यू विल बिगिन सीइंग द रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी शुरू कर दो, इसलिए कह रहा हूं, डू इट नाउ, डू इट नाउ। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट, इसलिए डू इट नाउ। एवरी मिनट, एवरी ब्रेथ, हर एक सांस एक आपको उपहार है, गिफ्ट है, इसलिए कह रहा हूं, डू इट नाउ। डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू बिकम परफेक्ट, नथिंग विल नेवर बिकम परफेक्ट, डू इट नाउ। अभी चालू करो। अच्छा समय कभी नहीं आएगा, अभी आएगा। अच्छा समय अभी है, टुडे इज द ब्यूटीफुल डे टू स्टार्ट, इसलिए कह रहा हूं, डू इट नाउ। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे, और अभी आ चुके हैं, इसीलिए अभी के अभी एक पावरफुल डिसीजन लो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज मैंने आपको 50 टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताया, ये आपको बिजनेस बड़ा करने में हेल्प करेंगी। एंड हियर वी कंक्लूड आवर अटेम्प्ट फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल।